अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अनगीज़ा नावल में आपका वेलकम है। नावल नेम है ज़ुल्मत इंतकाम बाय रूहा कशफ। एपिसोड 3। पापा। काशान घर में घुसता एहतशाम साहब को आवाज़ें देने लगा। छोटे साहब। साहब जी तो बेगम साहिबा के साथ जल्दी जल्दी में बाहर को गए हैं। व्हाट? ये आप क्या कह रहे हैं? मम्मी भी गई हैं क्या? तलाल भाई के बारे में कुछ मालूम हुआ? काशान ने परेशानी की सी कैफियत में सामने खड़े गुलाम सद्दी सवाल किया। जी छोटे साहब, वो तलाल साहब के दोस्त का फ़ोन आया था तो साहब जी और बेगम साहिबा गाड़ी लेकर चले गए हैं। या अल्लाह खैर। एहतशाम फ़ोन पर किसी को कॉल करते बाहर को बढ़ गया। शर्जिल कहाँ है मेरा बेटा? क्या हुआ है उसे? एहतशाम साहब अस्पताल के कॉरिडोर में दाखिल ही हुए थे तो इन्हें सामने शर्जिल तलाल का दोस्त नजर आया। अंकल ठीक है, बस अभी थोड़ी देर तक होश आ जाएगा। मेरे बेटे को हुआ क्या था? शगुफ्ता बेगम रोते हुए उससे पूछने लगी। आंटी वो। शर्जिल बस इतना ही कहते सर झुका गया। क्या? एक नज़र इस पर डाली एहतशाम साहब को सवालिया नज़रों से देखने लगी। शगुफ्ता यार संभालो खुद को, तुम यहाँ बैठो, मैं डॉक्टर से मिल कर आता हूँ। पास पड़े बेंच की तरफ इशारा करते खुद शर्जील को लिए साइड पर होते वहां से चल दिए। हाँ तो शर्जील मियाँ अब बताओ, बताओ ऐसी क्या बात है जिसे बताते हुए तुम्हारा सर झुक गया? वो अंकल तलाल ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक की जिसकी वजह से उसकी हालत हुई थी। वॉट ड्रिंक? तलाल ड्रिंक नहीं, नो। एहतशाम साहब एकदम से पीछे होते दीवार का सहारा लिए बमुश्किल खड़े हुए। अंकल संभालिए खुद को। तुम मुझे कह रहे हो कि संभालो खुद को? मेरा बेटा हराम कामों में पढ़कर अपनी ज़िंदगी गंवा रहा है और मैं संभालूं खुद को? एक अफसोस भरी निगाह इस पर डालें आंखें नम होने लगी। ये तुम्हें मिला कहाँ था? वो मेरे फार्म हाउस पर, मतलब तुम हो इस सब की वजह, तुम्हारी वजह से। एकदम से अपने हवास खोते सामने खड़े शख्स का गिरबान पकड़ा। नो अंकल, आप गलत समझ रहे हैं, मैं तो सिगरेट तक नहीं पीता। ये तो बहुत दूर की बात है अंकल, मैंने तलाल को बहुत समझाया लेकिन वो किसी की नहीं सुनता। अपनी बात कहता सर झुका गया। एहतशाम साहब को अफसोस होने लगा कि इनकी तरबियत में ही शायद कोई कमी रह गई थी। अंकल आप परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। अपनी बात कहता खुद बाहर की जानिब बढ़ गया। एहतशाम साहब वहीं खड़े खुद को बेबस महसूस करने लगे। ब्रेक लगाते गाड़ी एक बहुत ही शानदार महल नुमा घर के सामने रुकी। अपनी तरफ का दरवाज़ा खोलते बाहर को बढ़े जबकि अब्रिश अब भी वहीं बैठी बाहर को हैरानगी से देखने लगी। जब अपनी जानिब का दनियाल साहब को दरवाज़ा खोलते देखा। अब्रिश बेटा बाहर आओ। अपने बाप को फटी फटी आंखों से देखती कदम बाहर को बढ़ा गई। दनियाल साहब हाथ थामे आगे को बढ़े। जी सर, आपको किससे मिलना है? बाहर बेटे गेट कीपर ने सवाल किया। अपने साहब को बताओ दनियाल खान आया है। जी ओके सर, आप अंदर आइए, आपके आने का पैगाम साहब जी को दे दिए गए। तो नो, इसकी ज़रूरत नहीं है, हम यहीं ठीक है, बस हमारे आने की इतला दें, अंदर दी जाए। जी सर ठीक है। यार मैं मर रहा हूँ, वो मुझसे नफरत करती है। मैं शाहमीर हसन आफंदी, जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी किसी के लिए ऐसा महसूस नहीं किया जैसा इसके लिए किया है। हाँ मैं शाहमीर मोहब्बत करता हूँ, नहीं रह सकता इसके बगैर। लेकिन क्या? दानिश ने इसे बगौर देखे सवाल किया। शाह बोल, अगर मोहब्बत करता है तो अब तक इसको तकलीफ क्यों देता आया? तुझे क्या लगता है कि तेरे ऐसे करने से वो तेरी मोहब्बत पर यकीन करेगी? नहीं, बल्कि वो इस तरफ तुझसे नफरत करेगी। दानिश ने अपनी बात अभी मुकम्मल भी नहीं की थी कि जब शाह ने तकलीफ से पर कह कहा लगाया। नफरत? हाँ हाँ, नफरत करेगी नहीं बल्कि वो नफरत करती है। उसको लगता है कि मैं कोई दरिंदा जानवर हूँ, पागल हूँ। और जुनूनी से अंदाज में उसकी कही हुई बातें बताने लगा। मीर यार मेरी बात सुनो, इधर देख, ऐसा क्या है जो तूने उससे ये सब किया? क्योंकि मोहब्बत में तो ऐसा कोई कुछ नहीं होता। क्योंकि मोहब्बत की सरजमीन पर कदम रखते ही महबूब आगे खुद को पेश करते हैं, अपनी ज़ात को ज़ेर करना पड़ता है। फिर तूने किसी मोहब्बत की थी यार? फिर तूने कैसी मोहब्बत की थी यार? मोहब्बत तो की थी मैंने, लेकिन बीच में इंतकाम ने जन्म ले लिया। हाँ हाँ, तुझे पता है मेरे अंदर आजकल इतना कुछ जमा है कि लगता है अब मेरे अंदर का गुब्बार मुझे ख़त्म ही कर देगा। गम व गुस्सा, बेबसी, मोहब्बत, नफ़रत, धोखा, बेगुनाही और बेख्वाबी, ये सब मिलकर मुझे इतना बेचैन रखते हैं कि दिल करता है कि अब कहीं रुपोश हो जाऊं, किसी ऐसी जगह चला जाऊं कि जहां मुझे ढूंढने पर मेरे ढूंढने वालों को मेरी धूल तक ना मिले। मेरा दिल करता है कि मैं मर जाऊं, क्योंकि मैं सब बर्दाश्त कर सकता हूँ, सिर्फ इसको किसी और का होता और खुद से दूर होता नहीं देख सकता। वो उस शख्स की बेटी है जिसने मुझसे मेरा बचपन छीना, जिसने इस 5 साल के बच्चे को मारकर एक शाहमीर हसन आफंदी बनाया। मतलब तू कहना क्या चाहता है? दानिश ने हैरान होते हुए सवाल किया। जब शाह ने बेकाबू कह कहा लगाया।
اپنے ہاتھ نیچے زمین پر مارنے لگا۔ دیکھ مجھے دیکھ، میں وہ بدقسمت انسان ہوں جس کو محبت ہوئی بھی تو اس شخص کی بیٹی سے جس کے لیے میری ماں نے میرے باپ کو دھوکا دیا، اپنے بچوں کو چھوڑ کر چلی گئی۔ واٹ؟ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ تیری موم تو ان کی تو ڈیتھ ہو گئی تھی نا؟ ہاں بے شک ہو گئی تھی میرے لیے، اور وہ اسی دن مر گئی تھی۔ تو مطلب ببرش، کیا وہ تیری موم اور مطلب تیری اسٹیپ سسٹر ہے؟ شاہ نے آنکھوں میں نفرت لیے دکھا۔ تو ایسا کچھ نہیں ہے، اس باسٹرز نے کسی اور سے شادی کر لی۔ تو میری موم؟ تو تیری موم؟ شاہ ایک دم سے سیدھا ہوتا اس کو گریبان سے پکڑ گیا۔ جسٹ شٹ اپ، ڈونٹ کال می مائی موم، آئی ہیٹ ہر۔ اپنی سرخ آنکھیں اس پر گاڑتے ایک دم پیچھے ہوتا پیچے کو ٹیک لگا گیا۔ شاہ ایک دم سے سیدھا ہوتا اور اس کو گریبان سے پکڑ گیا۔ مجھے نہیں معلوم کہ وہ کہاں ہے، زندہ بھی ہے یا نہیں، اور کیا کسی اور کے لیے اسے بھی چھوڑ گئی؟ مجھے نہیں معلوم، بس اتنا پتا ہے کہ وہ میرے لیے مر چکی ہے۔ دانش نے آگے کو ہوتے ہوئے اسے خود میں بھیج لیا۔ چل میرے یار، جانے دے، تو پریشان نہ ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اور اب اگر محبت ہے تو یار انتقام اس کو سب بھول جا، خدا کے لیے کسی ایک جذبے کو مخلص ہو کر نبھا، یہ نفرت و محبت کی جنگ میں تو خود کو ختم کر لے گا۔ ایک بار اپنے گھر والوں کے بارے میں سوچ۔ چل اٹھ، گھر چل، تیرا یہ رویہ انکل کو تکلیف دیتا ہے۔ نہیں، مجھے نہیں جانا، فی الحال مجھے اکیلا چھوڑ دے۔ ہرگز نہیں، ہر چیز میں ضد، چل اٹھ، تیرے چکر میں تیرے بھائی نے ڈنر بھی نہیں کیا۔ شاہ نے کھا جانے والی نظر سے اسے دیکھا تو وہ کچھ زیادہ شوق ہو رہا ہے۔ تیری اتنی جرت کہ شاہمیر حسن سے ایسے بات کریں؟ پوری قوت کے ساتھ ایک پنچ اس کے شولڈر پر مارا۔ کمینے دانش نے شولڈر پر ہاتھ رکھا اور اسے مارنے کے لیے آگے کو بڑھا ہی تھا کہ شاہ سائڈ سے ہوتا ہوا باہر کو بھاگا۔ دانش کے دل کو ایک سکون ملا اس کو اس طرح ہنستا دیکھ کر۔ تھوڑی دیر پہلے والا شاہ اب کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کی بے بس آنکھوں میں ایک چمک تھی۔ بے شک کسی کو اپنے دل کا حال بتانے سے بہت بہتر محسوس ہوتا ہے۔ دانش بھی قدم بڑھاتا باہر کو بڑھ گیا۔ حسن صاحب اپنی اسٹڈی میں بیٹھے تھے جب ملازمہ نے دروازہ نوک کیا۔ سر؟ جی کیا بات ہے؟ سر آپ سے کوئی دنیال خان ملنے آئے ہیں۔ حسن صاحب کو ایسا لگا جیسے انہوں نے غلط سنا ہو۔ کون آیا ہے؟ حیران ہوتے سوال کیا اور اپنی جگہ سے اٹھتے آگے کو بڑھے۔ سر کوئی دنیال خان ہے، کہتے ہیں ان کے آنے کی خبر دی گئی ہے آپ کو۔ کہاں ہے؟ جی صاحب وہ تو اب تک باہر ہی کھڑے ہیں، کہتے ہیں کہ پہلے آپ کو اطلاع دی جائے۔ حسن صاحب بڑے بڑے قدم بڑھاتے اسٹڈی روم سے نکل گئے۔ جاؤ ان کو اندر بلاؤ، میں آتا ہوں۔ اور ہاں سنو، ملازم جو آگے بڑھ رہا تھا ایک دم رکا۔ جی سر، ان کی خدمت میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں چھوڑنا۔ جی سر۔ حسن صاحب وہیں کھڑے کسی سوچ میں ڈوب سے گئے۔ ڈاکٹر کیسا ہے میرا بیٹا؟ شگفتہ بیگم ڈاکٹر کو باہر آتا دیکھ کر ان کی طرف بڑھی۔ جی آپ پیشنٹ کی والدہ ہیں؟ ڈاکٹر بغور شگفتہ بیگم کو دیکھتے سوال کر گئے۔ جی میں طلال کی ممی ہوں۔ دیکھیے مسٹر طلال، اب پہلے سے بہتر ہے، بس کچھ میڈیسن کے زیر اثر ہیں، کچھ دیر تک ہوش میں آ جائیں گے، آپ پریشان نہ ہو۔ احتشام صاحب اس سامنے سے اس طرف آ رہے تھے کہ ایک دم رکے، لیکن ڈاکٹر کا شگفتہ بیگم کو کچھ نہ بتانا دیکھ کر سکون کا سانس اندر کھینچا۔ پاپا، اپنے پیچھے جانی پہچانی آواز پہچانتے احتشام صاحب پیچھے کو پلٹے۔ پاپا، کاشان قدم بڑھاتا اپنے باپ کے گلے لگ گیا۔ پاپا کیا ہوا ہے بھائی کو؟ احتشام صاحب نے ایک نظر اس کو دیکھتے رخ موڑ لیا۔ پاپا پلیز خفا نہ ہو، میں معافی چاہتا ہوں، خدا را ایسا مت کریں۔ کاشان ایک دم آگے بڑھتا اپنے باپ کے روبرو کھڑا ہوا۔ کاشان پلیز ڈونٹ کال می پاپا، مر گیا تم لوگوں کا باپ۔ پاپا پلیز، اللہ نہ کرے ایسا تو نہ کہیں۔ کیا ہوا؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو کیا کہوں، کیا کروں؟ آج میرا سر شرم سے جھک گیا، اپنی تربیت پر افسوس ہو رہا ہے۔ نو پاپا پلیز ایسے نہیں کہے، تمہیں پتا بھی ہے کہ وہ جو اندر ہوش و ہوا سے بیگانہ پڑا ہوا ہے اس کی وجہ سے کیا ہے؟ نشہ کرنے لگا ہے، ڈرنک کی ہے اس نے، اور اب اس حالت میں پڑا ہے کہ خود کو مزید کچھ کہتے رکے۔ دیکھو اپنی ماں کو، دیکھو کتنی تکلیف میں ہے۔ شگفتہ بیگم کو ایک نظر دیکھا جو دروازے کے باہر کھڑی اس کے ہوش میں آنے کی دعائیں کر رہی تھی۔ پاپا یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ایک درد مند نظر اسے اپنے باپ کو دیکھا، اپنی ماں کی جانب بڑھ گیا۔ ممی ایک ہاتھ اپنی ماں کے کندھے پر رکھتا انہیں خود کے ساتھ لگا گیا۔ ممی چپ ہو جائیے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ خود سے جدا کرتا انہیں غور سے دیکھ کے تسلی دینے لگا۔ احتشام صاحب کسی خیال کے تحت وہاں سے ڈاکٹر کے پاس چل دیے۔ شاہ یار تجھ سے ایک بات کرنی تھی۔ دانش جو ڈرائیو کر رہا تھا ہمت کرتے اپنی بات کہنی چاہیے۔ بول کیا بات کرنی ہے؟ اور وہ تو کب سے اجازت لینے لگا؟ شاہ نے حیران کی نظروں سے اسے دیکھے سوال کیا۔ ہاں کچھ نہیں، بس ایسے ہی۔ آر یو شیور کہ بس ایسے ہی؟ شاہ میر سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ ہاں یار کچھ نہیں، بس ایسے ہی۔ اوکے شاہ نے اچکاتے باہر کی جانب دیکھنے لگا۔ سر آئیے، تشریف رکھیں، صاحب آتے ہی ہوں گے۔ دنیال نے اندر قدم رکھتے ہی ہر شے کو بغور دیکھا۔ سر بیٹھیے نا،
بیٹا آپ بھی بیٹھیے۔ ملازم کی ایک نظر ابریش کو دیکھے اس پر عزت و احترام سے مخاطب کرتے بیٹھنے کو کہا۔ دیکھو ہم یہاں بیٹھنے نہیں آئے ہیں، حسن صاحب کو بلاؤ۔ جی بلاتا ہوں۔ ملازم ایک نظر انہیں دیکھتے باہر کو بڑھا، لیکن قدم بیچ میں ہی رک گئے۔ سر وہ آپ کو بلا رہے ہیں۔ اوکے تم جاؤ۔ حسن صاحب قدم بڑھاتے اندر ڈرائنگ روم میں بڑھ گئے اور اپنے سامنے اپنے ماضی کو دیکھتے ایک ٹھیس سی اٹھی۔ بہت کچھ یاد آیا۔ السلام علیکم، بیٹھو نا۔ بہت ادب سے سلام کرتے بیٹھنے کو کہا۔ ایک نظر سامنے خوبصورت نازک سی لڑکی کو دکھا۔ بیٹا آپ بھی بیٹھیے۔ ابریش نے ایک نظر اپنے باپ کو دیکھا۔ دنیال اس کا ہاتھ تھامے اس کے ساتھ ہی بیٹھ گئے۔ بہت مبارک ہو، بہت پیاری بیٹی ہے۔ بیٹی ہی ہے نا؟ ہاں بیٹی ہی ہے، لیکن صرف میری جیسا تم سوچ رہے ہو ویسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اور کہاں ہے تمہارا گھٹیا بیٹا؟ کدھر چھپا بیٹا ہے تمہارا بیٹا؟ شاہمیر حسن آفندی۔ دنیال صاحب ایک ایک لفظ جما کر بول رہے تھے۔ یہی نام ہے نا اس کا؟ بولو۔ دنیال صاحب چلا کر بولے۔ کہاں ہے وہ گھٹیا انسان؟ 2 بار ایک ہی لفظ اپنی بیٹی کے لیے سنتے سامنے بیٹھے حسن صاحب بھی بھڑک اٹھے۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ مت بھولو کہ تم میرے گھر میں کھڑے ہو اور گھٹیا لفظ دنیال خان تمہارے منہ سے سوٹ نہیں کرتا۔ جسٹ شٹ اپ۔ دنیال صاحب باقاعدہ دھاڑے۔ مجھے تم سے کچھ لینا دینا نہیں، بس اپنی بیٹی کو بلا دو۔ چلو کہ یار تیرا گھر آ گیا ہے، خیال رکھیے، پھر بات ہوگی۔ اور ہاں یہ فضول سوچوں کو چھوڑ دے، کیونکہ انسان ہر ایک وقت میں ایک ہی جذبہ سچے دل سے رکھ سکتا ہے۔ اوکے پھر سے مت شروع ہو جا، سمجھ گیا؟ دانش نے خفیف نظروں سے دیکھا جب شاہ ایک خوبصورت مسکراہٹ اچھالتا باہر کو بڑھ گیا۔ اندر قدم بڑھا رہا تھا جب کچھ آوازیں اپنی سماعت سے ٹکراتی محسوس ہوئی۔ کون آیا ہے؟ سر جھٹکتا اوپر کو بڑھ رہا تھا جب سامنے ملازمہ نظر آیا۔ ہیلو ادھر۔ جی چھوٹے صاحب، یہ گھر پر کوئی آیا ہے؟ جی صاحب، وہ حسن صاحب سے کوئی دنیال خان ملنے آئے ہیں۔ واٹ؟ کون ملنے آیا ہے؟ دنیال خان، جو کچھ لمحے پہلے کی خوشی اب پھر سے ہوا ہو گئی تھی، کھا جانے والی نظروں سے سامنے کھڑے ملازم کو دیکھتے واپس کو قدم لیتا ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ دیکھو دنیال، بیٹھ کر بات کرتے ہیں، تم یہ سب کر کے بچی کو بھی ڈرا رہے ہو۔ ایک نظر ابریش کی جانب دکھا جو آنکھوں میں آنسو لیے وہیں کی وہیں بیٹھی تھی۔ دنیال صاحب ایک نظر ابریش کو دیکھتے قدم بڑھاتے حسن صاحب کے قریب ہوئے۔ دیکھو میں تمہیں بہت آرام سے کہہ رہا ہوں کہ اپنے بیٹے کو بلا دو۔ واہ کیا جرت ہے! میر جو باہر کھڑا سن رہا تھا اندر قدم لیتا، زور زور سے ہاتھ پیر مارتا قدم اندر کو بڑھا گیا۔ لو آ گیا، میرا ہی انتظار تھا نا تجھے، بول۔ دنیال صاحب کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں گاڑے کھڑا ہوا۔ دنیال نے بغیر کسی دیر کی ایک زوردار پنچ منہ پر مارا۔ میر جو اس عمل کے لیے تیار نہ تھا، لڑکھڑاتا پاس پڑے صوفے پہ گرا۔ دنیال صاحب اس پر جھکتے اپنے ہاتھ کی چھاپ چھوڑ گئے۔ بول، میری بیٹی کا کیا قصور تھا جو تو نے یہ سب کیا؟ بول، تجھے مجھ سے مسئلہ تھا نا تو میری بیٹی کے ساتھ؟ مزید خود کو کچھ کہنے سے باز رکھتے اس سے دور ہوتے رونے لگے۔ کیوں کیا تو نے؟ ابریش کے پاس بیٹے ہاتھوں میں سر دیے آواز رونے لگے۔ حسن آفندی جو پاس یہ تماشا دیکھ رہے تھے ایک دم سے میر کی طرف لپکے۔ میر بتاؤ، یہ سامنے بیٹھا شخص کیا کہہ رہا ہے؟ بولو۔ ڈیڈ وہ کہہ رہا ہے، اس بات کو چھوڑے، آپ نے اس شخص کو گھر آنے کیسے دیا؟ ہماری خوشیوں کا قاتل، ہماری زندگی برباد کرنے والا شخص میر! میں نے کہا نا یہ شخص جو کہہ رہا ہے وہ سچ ہے یا نہیں؟ حسن صاحب نے معنی خیز نظروں سے دیکھ کے سوال کیا۔ ڈیڈ سچ ہے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا چٹاک کی آواز سے پورا ہال گونج اٹھا۔ کمینے انسان! لیکن کیا؟ لیکن ایک چٹاک کرتے تھپڑ سے پھر سے ہال گونج اٹھا، جبکہ شاہ کے لبوں کے پاس سے خون رسنے لگا، جیسے وہ مسلطا اپنے باپ کو دکھ بھری نظروں سے دیکھنے لگا۔ ڈیڈ جسٹ شٹ اپ! حسن صاحب ہاتھ پر اوپر کرتے مزید کچھ بولنے سے منع کر گئے اور دوسرے ہی لمحے ابریش کی جانب بڑھ گئے۔ بیٹا مجھے معاف کر دو، میں تم سے معافی مانگتا ہوں۔ اپنے جھکے سر کے ساتھ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ گئے۔ مجھے معاف کر دو انکل، یہ کیا کر رہے ہیں؟ پلیز انکل نہیں، ایسا مت کریں۔ ابریش اپنے نازک ہاتھ ان کے جڑے ہاتھوں پر رکھ کے رونے لگی جب ایک نوسوانی آواز ہال میں گونجی۔ ڈیڈ یہ کیا کر رہے ہیں؟ میر نے ایک دم سے دروازے میں کھڑی اپنی بہن کو دیکھا۔ ریحا میرے بچے آ جاؤ، اندر آ جاؤ۔ نو بھائی یہ کیا ہو رہا ہے؟ کچھ نہیں، جاؤ یہاں سے، ہم آتے ہیں۔ ڈیڈ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ایک دم سے میر کا ہاتھ چھڑواتی حسن آفندی کے پاس جا بیٹھی۔ ڈیڈ مجھے بتائیے یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ حسن آفندی نے ایک نظر اوپر اٹھائے اپنی بیٹی کو دیکھا جو بالکل ہانیہ کی کاپی تھی۔ وہی کالی سیاہ آنکھیں، چمکتی بڑی بڑی آنکھیں، ان پر بچھی کالی سیاہ پلکیں، چھوٹی تیکھی سی ناک، سیاہ رنگ بال۔ ڈیڈ اٹھیے یہاں سے۔ اپنے باپ کو اٹھاتی ایک نظر اس معصوم سی لڑکی کو بھی دیکھا جو ڈری سہمی سی روئی آنکھیں لیے بیٹھی تھی۔
डैड ये सब क्या है, आप क्यों माफ़ी मांग रहे हैं? अपने भाई से पूछ लो। वही जवाब देगा। भाई भाई बताइए ना, ये सब कौन है? और ये डैड भी अंकल और ये प्यारी सी लड़की एक नज़र इस पर डाले फिर से मीर से पूछने लगी, भाई ये सब रो क्यों रहे हैं? डैड माफ़ी क्यों मांग रहे थे? रिहा क्या बताओ ये कि ये जो सामने बैठा शख्स है ये हमारी खुशियों का कातिल है। क्या बताऊं कि जिस औरत की तस्वीर लेकर तुम रोती हो, जिसकी वजह से तुम खुद को मनोज समझती हो, वो मरी नहीं थी बल्कि मीर जस्ट शट अप। हसन साहब जोरदार आवाज में गरजे। शाहमीर चुप, बिल्कुल चुप। क्यों डैड, आज क्यों नहीं? मैं चुप रहूंगा? क्या भाई बताइए ना, मम्मा के बारे में क्या कह रहे थे? मम्मा तो मेरी पैदाइश के वक्त, नो रिहा मेरी जान, ये सब झूठ है। तुम्हारी माँ जिसे तुम माँ कहती हो वो तुम्हें और मुझे छोड़कर चली गई थी सिर्फ इस शख्स के लिए, ये सामने बैठे शख्स के लिए। उन्होंने अपने 5 साल के बेटे और 2 माह की बेटी को छोड़ दिया। रिहा, इस औरत ने हमें छोड़ दिया। हॉल में मौजूद हर शख्स अश्कबार था। अमरीश जो हकीकत मालूम होने पर हैरान थी, वहीं सामने खड़ी रिहा के रोते देख मजीद रोने लगी। भाई बोलिए, कहीं ये झूठ है? कह दे ये झूठ है। अपने भाई के साथ लगी सिसकियों से रोने लगी। डैड एकदम से हसन साहब के रूबरू होती चिल्ला उठी, डैड आपने मेरी जिंदगी के इतने साल मुझसे झूठ कहा? मैं जो खुद को मनहूस समझती रही, हमेशा अपने दिल में अपनी माँ के लिए मोहब्बत रखी, वो औरत इस काबिल ही नहीं थी। आई हेट यू, आई रियली हेट यू डैड। रिहा पीछे को कदम बढ़ाती बाहर को बढ़ने लगी जब हॉल में चीख गूंजी, डैड आपको क्या हो रहा है? शाहमीर कदम बढ़ाता हसन साहब को थाम गया, जो दिल के मुकाम पर हाथ रखे दर्द से आंखें मूंद गए थे। डैड आंखें खोलिए। रिहा देखो डैड को क्या हो गया है? रिहा वापस कदम लेती हॉल में आई। डैड, हसन साहब को इसे शाहमीर की गोद में सर रखे देखा तो चीख उठी थी। एहतशाम साहब देखिए, तलाल की हालत तो मैं आपको बता चुका हूँ, और बेशक आप एक पढ़े लिखे इंसान हैं, अच्छे बुरे का बेहतर जानते हैं। मेरी आपसे यही दरख्वास्त है कि आप अपने बेटे को समझाइए। अगर यही सब रहा तो इनकी जान को भी खतरा हो सकता है। अभी तो इनकी जहनी हालत ठीक नहीं है, शायद किसी चीज़ का स्ट्रेस लिया है। आप इनका ख्याल रखें, बाकी अल्लाह बेहतर करें। डॉक्टर अपने प्रोफेशन के लिहाज से बात करते वहाँ से वॉकआउट कर गए, लेकिन एहतशाम साहब वहीं किसी मुजस्मे की मानी ठहरे से गए थे। तलाल मेरी जान, मेरे बेटे। शगुफ्ता कमरे में दाखिल होती तलाल को देख रोने लगी। मम्मी खुद को संभालिए, डॉक्टर कह रहे हैं ना कि भाई ठीक है, बस कुछ देर तक होश में आ जाएंगे। काशान शगुफ्ता बेगम को शानों से पकड़े तसल्ली देने लगा। मम्मी आप भाई के पास बैठिए, मैं पापा को देख कर आता हूँ। और फिर अपने कुछ खाया भी है कि नहीं? अभी कुछ लेकर आता हूँ। काशान शगुफ्ता बेगम को बेड के पास पड़ी चेयर पर बिठाता खुद बाहर को बढ़ गया। डैड आंखें खोलिए प्लीज़ डैड। शामिर एम्बुलेंस में हसन साहब के करीब उनका हाथ थामे बैठा मुसलसल रो रहा था। डैड मुझे माफ़ कर दे, मेरे पास आपके अलावा कोई रिश्ता नहीं है। खुदा के लिए डैड अपनी आंखें खोलें। किसी छोटे बच्चे की तरह रो रहा था। दर्द इस कदर था कि अभी दिल फट जाएगा। दूसरी जानिब दनियाल साहब अब्रिश और रिहा के साथ अस्पताल को रवाना हुए। डैड मुझे माफ़ कर दें, अपनी रिहा को माफ़ कर दें, मैंने आपके साथ बदतमीज़ी की। या अल्लाह मेरे डैड को कुछ नहीं करना। मेरे पास डैड और भाई के अलावा कोई रिश्ता नहीं। रिहा बेटा चुप करो, कुछ नहीं होगा। हसन को हौसला रखो, अल्लाह है ना, सब बेहतर होगा। डॉक्टर देखिए ना, देखिए मेरे डैड को क्या हो गया है। सर आप यहाँ ही रहिए, हमें अपना काम करने दें, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। हसन साहब को आईसीयू में ले जाते मेडिकल स्टाफ शाह को बाहर ही रुकने का कहते अंदर को बढ़ गए। या अल्लाह ये क्या हो गया? शामिर अपने सर हाथों में दबे दिए बाआवाज़ रोने लगा। भाई भाई सामने से आती रिहा रोती बिलखती शाहमीर के साथ आ लगी। भाई डैड डैड ठीक तो हो जाएंगे ना? ये सब मेरी वजह से हुआ है। भाई डैड को बोलिए ना कि वो रिहा को माफ़ कर दें। वादा, मैं कभी दोबारा ऐसा नहीं करूँगी। चुप मेरी जान, मेरा बेटा चुप, बिल्कुल चुप, कुछ नहीं होगा। डैड को शाहमीर हिम्मत करता रिहा को भी तसल्ली देने लगा, लेकिन सामने खड़े शख्स को देखकर खून खौल उठा। इसको खुद से जुदा करते दनियाल की जानिब बढ़ गए। तुम हो हमारी खुशियों के कातिल। आज से 21 साल पहले हमारी माँ को छीन लिया, और अब मैं हमारे डैड को, अगर मेरे डैड को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लहूरंग आंखों से देखता एक नज़र पास खड़ी इस मासूम लड़की को भी देखा, जो डरी सहमी सी मुरझाई हुई लग रही थी। पापा आप यहाँ हैं, चलिए ना, मम्मी को आपकी ज़रूरत है। भाई भी अब पहले से बेहतर नहीं है। मुझे नहीं जानना, तुम जाओ यहाँ से। मुझे नहीं जाना, तुम जाओ यहाँ से। पापा, काशी ने बगौर अपने पाप को देखा। पापा इधर देखिए प्लीज़, ऐसे मत कहिए, मैं आपको इस हालत में नहीं देख सकता। प्लीज़ पापा, ऐसे करके खुद को और हमें तकलीफ़ मत दें। आप चलिए, मैं आप लोगों के साथ
कुछ खाने को लेकर आता हूँ। शानों पर थपकी देता आगे को बढ़ गया। तलाल मेरी जान, मेरे बेटे, क्या हालत कर ली है अपनी, क्या तुम्हें मेरा ख्याल नहीं? तुम्हारी माँ क्या करेगी अगर तुम्हें कुछ हो गया तो? शगुफ्ता बेगम रोती उसके हाथ को थामे सर बेड पर टिकाए। जब इन्हें अपने हाथ में थरथराहट महसूस हुई, तलाल एकदम सर उठाए उसे बगौर देखने लगी। वो अपनी हल्की हल्की आंखें खोलने लगा। कपकपाती आवाज से कुछ कह रहा था जो पास बैठी शगुफ्ता बेगम बासानी सुन सकती थी। अब्रिश, मेरी जान, मेरा बेटा, तुम ठीक हो जाओ, बस देखना, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। ऊपर को होती उसकी पेशानी पर लब रख गई। डॉक्टर, मेरे डैड। रिहा डॉक्टर को बाहर आते देखकर आगे बढ़ी। जी देखिए, दुआ करें, आपके डैड को सीरियस हार्ट अटैक आया है। अगले कुछ घंटे हम कुछ नहीं कह सकते, आप बस दुआ करें। रिहा वहीं दीवार का सहारा लेती ज़मीन पर बैठती चली गई। डैड प्लीज़ वापस हमारे पास सही सलामत लौट आइए ना। आपकी री क्या करेगी आपकी बगैर? दनियाल साहब ने रिहा को ऐसे देखा तो इस एक ठीस सी उठी जैसे ढेरों शर्मिंदगी ने आ गिरा हो। बेशक मीर सही कहता है, ये सब मेरी वजह से ही हुआ है, मैं ही हूँ इन सब की खुशियों का कातिल। काश इस रोज़ हानिया को बगावत करने पर ना उकसाया होता। चंद आंसू आंखों से निकलकर शेव में जा समोए। अब्रिश, मेरी बेटी, तुम ठीक हो? एक नज़र अब्रिश को देखा जो सूजी सुर्ख आंखें लिए सामने खड़ी थी। एक नज़र अपने बाप को देखे चेहरा मोड़ गई। दनियाल साहब का दिल कट सा गया, लेकिन हिम्मत करते इसके करीब गए। अब्रिश, मेरी जान, मेरी बेटी, अपनी बाबा जान को माफ़ कर दो। और मेरी जान, प्लीज़ रिहा को हौसला दो, इस वक्त इसे तकलीफ छोटी नहीं है, इसको किसी सहारे की ज़रूरत है। प्लीज़। एक उम्मीद भरी नज़रों से अपनी बेटी को देखा। मुझे बाबा घर जाना है। बेटा जाते हैं, बस हसन की कोई खबर मिल जाए। एक शपथ भरा हाथ इसके सर पर रखे बाहर को बढ़ गए। या अल्लाह, या अल्लाह, खैर पता नहीं दनियाल साहब कहाँ रह गए हैं। एक नज़र सामने लगी वॉल क्लॉक को देखा जो रात के 11:30 का वक्त बता रही थी। फ़ोन भी बन जाना था। पास सोई पलूशा पर कंफर्टर सीधा करती बाहर लॉन में जाने के लिए कदम बढ़ाए। हेलो रिहा। रिहा, परेशान ना हो, कपकपाते हिम्मत करके इसके पास गई जो सर गिराए मुसलसल आंसू बहा रही थी। इंशाल्लाह अंकल ठीक हो जाएंगे। हिम्मत करती अब्रिश अपने से चंद फासले पर बैठी रिहा के करीब जा बैठी। रिहा प्लीज़ ऐसे मत रोइए, दुआ करें, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। रिहा ने एक नज़र इस मासूम सी लड़की को देखा। तुम कौन हो? क्या तुम मेरी बहन हो? तुम्हारी माँ का नाम हानिया है? बताओ, क्या तुम्हारी मम्मी का नाम हानिया है? रिहा टूटे फूटे अल्फाज अदा करती मायनी खेस नज़रों से देखने लगी जो उसे तसल्ली देने आई थी। इसके ऐसे सवाल से परेशान होती एकदम पीछे हुई। ना बताओ, क्या तुम हानिया की बेटी हो? शाह जो डॉक्टर के साथ बाहर गया था, रिहा और अब्रिश को ऐसे आमने सामने देखा तो वहीं रुक गया। देखो प्लीज़ बताओ ना। बताती क्यों नहीं? एकदम से करीब होती इसको पकड़े झंझोड़ने लगी। बोलो, बोलती क्यों नहीं? रिहा शाह बड़े बड़े कदम लेता उनके करीब पहुंचा। री मेरी जान, ये क्या कर रही है? एकदम से आगे बढ़ते अपने मजबूत हाथों से मासूम सी लड़की को रिहा की गिरफ्त से निकाला। भाई बताइए, क्या ये हानिया की बेटी है? और डैड इससे माफ़ी क्यों मांग रहे थे? री एकदम फिर से उसकी जानिब लपकी। री होश करो। शाह ने एकदम से उस बीच में आते उसे शानों से पकड़े झंझोड़ा। होश करो, नहीं है ये हानिया की बेटी, नहीं है हमारी बहन। वो डैड मेरे गुनाहों की माफ़ी मांग रहे थे। शर्मिंदा होता सर झुका गया। आपके गुनाह? रिहा अपनी सुर्ख पड़ती आंखों से देखने लगी। वो बिना कुछ कहे एक नज़र अब्रिश पर डाले वहां से वॉकआउट कर गया। तलाल, तुम्हें पता है कि तुमने मुझे कितना डरा दिया था? शगुफ्ता बेगम जो इसकी दाएं जानिब उसका हाथ थामे बैठी उसको अपने दिल का हाल बताने लगी, लेकिन दूसरे ही अगले ही पल दरवाज़ा नॉक होने पर इस जानिब देखा। अंदर आने की इजाज़त क्यों मांग रहे हैं? एहतशाम साहब को सामने देखें अपनी जगह से उठती कदम उनकी जानिब बढ़ा गई। एहतशाम देखो ना, देखो, हमारा बेटा होश में आने के बाद भी कुछ नहीं बोल रहा, बस सामने खुदा जाने किस चीज़ को देखने में मुझे तकलीफ दे रहा है। एहतशाम साहब ने बिना इनकी जानिब देखे अपने कदम सामने बेड पर लेटे तलाल की जानिब बढ़ाए। क्या हाल है मिस्टर तलाल? एक हाथ इसके कंधे पर रखे दर्द भरी निगाह से देखा। अपने बाप को पहली बार इस टोन में बात करते सुनता तलाल ने एक नज़र अपने बाप को देखा और फिर चेहरा मोड़ गया। हाँ, क्या हुआ है? बस इतनी सी हिम्मत है? एहतशाम साहब फिर से ऐसी ही बात कही जो सिर्फ तलाल समझ पा रहा था। शगुफ्ता बेगम अब भी वहीं खड़ी इन्हें बगौर देखने लगी। हाथ में पकड़ा मोबाइल बजने लगा। नेहा बेगम जो फिक्र से चूर हो रही थी, एकदम से स्क्रीन पर दनियाल साहब का जगमगाता नाम देखा तो सांसें में सांस आई। दनियाल, आप कहाँ हैं? कहाँ रह गए हैं? सब ठीक है ना? मुखालिफ के कुछ बोलने से पहले एक ही सांस में अपनी फिक्र मंदी का इजहार कर गई। हाँ सब ठीक है, मैं भी ठीक हूँ, हमारी बेटी भी ठीक है। तो अभी तक घर क्यों नहीं आए? आप कहाँ गए? और मैं इतनी कॉल से आपका नंबर तक बंद क्यों जा रहा था?
नेहा सब ठीक है, तुम फिक्र नहीं करो और तुम भी आराम करो, हम भी कुछ वक्त तक आ जाएंगे। और हॉस्पिटल में सिग्नल्स इशू की वजह से आपकी कॉल्स का पता नहीं चल सका। हॉस्पिटल हॉस्पिटल में क्यों? आप ठीक है? अब्रिश तो ठीक है ना? दनियाल साहब के बेध्यानी में कहे अल्फाज नेहा बेगम को मजीद परेशान कर गए। नेहा यार बस ठीक है, हम दोनों बिल्कुल ठीक है, बस हसन अफंदी को हार्ट हार्ट अटैक देखो। मैं तुम्हें फ़ोन पर नहीं समझा सकता, मिलकर बात करेंगे। अब परेशान ना हो और पलूषा को ख्याल रखना। खुदा हाफिज। आईसीयू के बाहर में मीर अपने बाप को मशीनों में जकड़ा बेबसी से देख रहा था। या अल्लाह ये क्या हो गया है? ए परवरदिगार, मेरी गुनाहों की माफ़ी मेरे डैड को तो मत दे। ए अल्लाह। शाहमीर ऊपर की जानिब देखता बाआवाज़ रोने लगा। आज वो इतने सालों के बाद रोया था। दर्द इस कदर बढ़ गया था कि लग रहा था कि अगला सांस नहीं लिया जाएगा। एक तरफ मोहब्बत थी जो दिल के दिमाग में फूल खिलने से ही मुरझा सी गई थी। सबब भी वो खुद ही था। दूसरी जानिब बाप जो इसके जीने की वजह था, जो खुद अपनी ज़िंदगी की सांसें गिन रहे थे। या अल्लाह मेरी गुनाहों माफ़ कर दे, मेरे डैड को कुछ नहीं होने देना, प्लीज़ प्लीज़ मेरी दुआ कबूल कर लें। हाथ जोड़े नीचे बैठता चला गया। मीर बेटा हिम्मत करो। ऐसी हालत में सर झुकाए बैठा था जब किसी का भारी हाथ अपने कंधे पर महसूस हुआ। खुद को संभालो, तुम अगर ऐसे करोगे तो तुम्हारी बहन का क्या होगा? शाहमीर ने पलट कर देखा तो हलक तक कड़वा हो गया। तुम मुझसे दूर रहो। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे करीब आने की या हमदर्दी करने की? पहले लोग दर्द देते हैं, जख्म देते हैं और फिर मरहम रखने लगते हैं। वाह। एक हाथ अपने बहते आंसू को साफ करता खड़ा हुआ। जब आईसीयू से डॉक्टर निकले थे, डॉक्टर मेरे डैड मुबारक हो, आपके वालिद खतरे से बाहर हैं, इन्हें होश आ गया है। या अल्लाह तेरा शुक्र। मेरे ऊपर की जानिब देखता बाआवाज़ शुक्र अदा करने लगा। क्या मैं मिल सकता हूँ? जी मिल सकते हैं। कोशिश कीजिएगा कि इनसे ऐसी कोई बात ना करे जो इन्हें तकलीफ दे। जी मैं ख्याल रखूँगा। गुड, वेरी गुड। डॉक्टर एक उम्मीद भरी मुस्कुराहट उछालते वॉकआउट कर गए। शामिर बेटा तुम जाओ, मैं रेहा को बेटी को खबर देता हूँ। शानों पर अपनायत भरा हाथ रखते अंदर जाने का इशारा किया। शामिर ने अपने कदम अंदर की जानिब बढ़ाए। सामने अपने बाप को बेसुध पड़ा देखा तो दिल में एक ठीस सी उठी। आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता जाए दाएं जानिब और उनकी पास ही बैठ के दूसरी साइड पर बैठ गया। अपने बाएं हाथ में इनका हाथ लेते इनके चेहरे को बगौर देखने लगा। डैड आप मुझसे नाराज़ है ना? माफ़ कर दे अपने मीर को। आपको अगर कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगा। डैड प्लीज़ डैड। एकदम से अपनी जगह से उठता इनकी पेशानी पर अपने सिलकते लब रख गया। Please, Dad, wake up. The painful thing for me is so see you lying in this situation. I can't see you lying in the hospital is bad. I'm feeling so lonely, Dad. So lonely without you. Please wake up. Wake up, Dad. सिसकियों में रोता पास पड़ी चेयर पर बैठ गया और मजीद कुछ बोले हसन साहब को देखने लगा। अपने दाएं हाथ में इनका हाथ लिए अपना सर बेड पर टिका गया। डैड डैड आपको पता, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में हमेशा हर औरत को एक ही नज़र से देखा। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मॉम हमें छोड़ कर गई थी। वो दिन आज भी याद है जब आपने कहा था कि अपनी माँ के साथ आज एक बहुत अच्छा दिन गुजारना। आज भी वो दिन याद है कि जब मेरे सवाल करने पर उन्होंने अपने हाथ की छाप छोड़ी थी। याद है वो दिन जब आपसे सवाल किया था कि मॉम कहाँ जा रही है, क्यों कर रही है ऐसे, तो आपने कहा था कि अभी तुम छोटे हो। डैड वो छोटा बच्चा इसी दिन बड़ा हो गया था। इसका बचपन तो उसी दिन ख़त्म हो गया था। डैड वो बच्चा तो उसी दिन ही खो गया था। प्लीज़ डैड वेकअप, प्लीज़ प्लीज़ वेकअप। होल्ड मी, आई फील वेरी लॉनली। डैड प्लीज़ जल्दी से उठ जाइए, जो सज़ा देंगे कबूल है। मीर मर रहा है। ज़िंदगी में पहली बार मोहब्बत की थी लेकिन माजी सामने इस तरह आया, मेरे उजड़े चमन में फूल खिलने से पहले ही मुरझा गया। ऐसी सिचुएशन में भी ऐसी ही वर्ड। खैर कोई नहीं। बेशक डैड आई नो ये सब मैंने गलत किया, बहुत गलत, लेकिन मेरे जज्बात सच्चे थे। बस ये भूल गया कि इंसान एक ही वक्त में दो जज्बों को लेकर नहीं चल सकता। डैड आपका मीर बहुत तन्हा है, प्लीज़ उठ जाइए। जो कि सर के साथ अपने दिल का दर्द कम कर रहा था, इस बात से भी बेखबर कि इसके डैड के कब से होश में आए उसकी हर बात हर तकलीफ को महसूस कर रहे थे। शाह हसन साहब ने अपना बायां ड्रॉप जर्दा हाथ बढ़ाते उसके सर पर रखा और वो जो सर झुकाए बैठा था एकदम दिल की धड़कन रुकी। डैड
सर उठाए अपनी नम आंखों से हसन साहब को देखने लगा। या अल्लाह तेरा शुक्र। एक नज़र ऊपर उठाए बाआवाज़ शुक्र अदा किया और एकदम से खड़ा होता हसन साहब का चेहरा अपने हाथों के प्याले में भरकर खुशी के आंसू बहाने लगा। डैड, ऐसे कौन करता है? आपको पता है कि आपको ऐसे देखकर हम पर क्या गुजरी? हसन साहब ने अपनी तकलीफ छुपाते मुश्किल से चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेरी। क्यों रो रहे हो? मर तो नहीं गया, जिंदा हूँ पागल। एक तीखी सी मुस्कुराहट उछाली। डैड, कैसी बातें कर रहे हैं? तो कैसी बातें करूँ, तुम ही बताओ। हसन साहब बब मुश्किल हल्का सा मुस्कुराए। खुदा का नाम लो, ये जो तुम दुनिया के सामने शाहमीर हसन आफंदी बने फिरते हो, कोई देखेगा तो क्या कहेगा? हंसेगा। एक हाथ बढ़ाते उसके खूबसूरत से चेहरे पर रख गए। बेशक वो एक मर्दाना वजाहत वाला खुबरू इंसान था। मीर मीर मेरी जान, मेरे बेटे, मर्द रोते हुए अच्छे नहीं लगते, लेकिन मुझे खुशी हुई कि तुमने अपना दिल का बोझ हल्का किया। लेकिन शायद ये जगह और वक्त ठीक नहीं था। शाहमीर जान, मेरी एक बात मानोगे? जी डैड, ज़रूर, हुक्म करें। शाहमीर ने हसन साहब का हाथ पकड़े लबों को लगाया। मीर, दनियाल साहब से माफ़ी मांग लो। ये क्या कह रहे हैं? मीर मेरी जान, गलती इसकी नहीं थी, शायद मेरी ही थी। मैंने गलत किया, जानते बूझते भी तुम्हारी माँ से शादी की, जबकि वो मुझे पसंद नहीं करती थी, वो दनियाल को पसंद करती थी। मुझे लगता था कि सब ठीक हो जाएगा। शादी से पहले उसने मुझसे हकीकत से आगाह किया था, लेकिन मैंने तब इसका साथ नहीं दिया था। शादी के 7 साल गुजर जाने पर उसकी बात मानकर क्या फ़ायदा हुआ? सब बिखर गया, सब खाली हाथ रह गया। प्लीज़ मीर, मेरी बात मान लो। डैड, मीर झुकता हसन साहब की पेशानी के साथ पेशानी टिका गया। पापा, मुझे आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, आप ऐसा कैसा करेंगे? घर चलकर कुछ देर आराम कर लें। काशाम, जो अभी बाहर से आया था, अपने बाप को परेशान सा देखा तो फिक्र में घर जाने का कहने लगा। बल्कि आप ऐसा करें, मम्मी को भी साथ ले जाइए। वैसे तो भाई कुछ देर में ही छुट्टी मिल जाएगी, लेकिन आप लोग जाइए, मैं हूं ना यहाँ पर, मैं देख लूँगा। एहतशाम साहब को भी यही बेहतर लगा तो सर हाँ में हिला गए। लेकिन हमारी माँ, वो नहीं मानेगी। ओहो मेरे अल्लाह, लेकिन तुम्हारी माँ वो नहीं मानेगी। उफ पापा, एक तो ये आपकी वाइफ भी ना। काशी पेशानी पर हाथ मारता हंस दिया। चले मैं देखता हूँ। जबकि एहतशाम साहब खफीफ सी नज़रों से देखते मुस्कुरा दिए। भाई, डैड कैसे हैं? रिहा ने शाह को बाहर आते देखा तो एकदम से खुशी वो परेशानी जैसी हालत में सवाल करने लगी। ठीक है मेरी जान, अपने हाथों के प्याले में उसका चेहरा लिए खुशी से बावर करवाने लगा। एक नज़र सामने खड़ी दनियाल साहब पर डाले कदम उनकी जानिब बढ़ा दिए। मुझे माफ़ कर दें। आंखों में शर्मिंदगी के लिए सर झुका गया। दनियाल साहब तो हैरानगी जैसे आलम में बस एक टक उसे देख रहे थे। मुझे पता है कि मैंने आपका दिल दुखाया है, मैं इंतकाम जैसी आग में अंधा हो गया था, लेकिन मेरा माजी बहुत खौफनाक था, क्योंकि जब रिश्तों को समझने की उम्र थी मेरी, तब मुझसे रिश्ते छीन गए। माँ का लफ्ज़ कैसा होता है ये मैं कभी महसूस ही नहीं किया। 5 साल का था मैं, आज भी धुंधला धुंधला याद है वो मंजर जब डैड इस औरत को हम बच्चों का वास्ता देखकर रुकने का कह रहे थे, लेकिन वो नहीं रुकी। आज भी वो वक्त याद है जब मैं उस औरत से लिपट कर इन्हें रोक रहा था कि मत जाइए, हमें भी अपने साथ लेकर जाइए, तो वो यहाँ उन्होंने अपने हाथ की छाप छोड़ दी थी। मीर रोता हुआ अपने रुखसार पर हाथ रख के बावर करवाने लगा, जब दनियाल साहब ने आगे बढ़ते से खुद में भींच लिया। चुप मेरे बच्चे, चुप। बेशक तुम सही कहते हो, मैं ही तुम लोगों की खुशियों का कातिल हूँ। उसको खुद के साथ लगाए रोने लगे। अबरिश तो जो तहज्जुद अदा करती वापस आ रही थी, उस शख्स को अपने बाप के गले लगे देखा तो कदम वहीं थम से गए। दिन पर लगा के रोड रहे थे। 1 हफ्ता हो गया था हसन साहब को भी अस्पताल से घर आए हुए, और इस 1 हफ्ते में शाहमीर ने कोई ऐसा लम्हा नहीं होगा जिसमें अपने बाप से गाफिल रहा होगा। शगुफ्ता, तुम्हें मेरी बात क्यों नहीं समझ आ रही? किसी तरह समझाऊं? इंतहाई कोई खुद गर्ज इंसान हूँ। एहतशाम पहली बार इस तरीके से बात कर रहे थे। इतनी बार कह चुका हूँ कि रिश्ते ज़बरदस्ती नहीं कर बनते, ये तो खुशी के जज्बात होते हैं। अजीब नई रेट लगा रखी है कि अब तुम्हें अब्रिश तलहाल के लिए चाहिए। आखिर तुमने समझ क्या ना कहा है? ये सब कोई मजाक है? जब तुम और तुम्हारा बेटा जैसा चाहोगे वैसा करोगे। कुछ दिन पहले तुम अब्रिश को काशान के लिए सोच बैठी थी, जबकि तुम जानती थी कि आज से 2 साल पहले क्या हुआ था। जानती थी ना कि तलाल अब्रिश को पसंद करता था और जायज़ ख्वाहिश रखते निकाह भी करना चाहता था, लेकिन अगर तब मेरी बहन उसके शौहर ने इनकार किया तो क्या गलत कर दिया? बेटी वाले थे, इनका भी हक था फैसला करने का। हक? कौन सा हक? अब्रिश, इसने मेरी बेटी को धोखा दिया। फॉर गॉड सेक शगुफ्ता, बस करो। कौन सा धोखा? हाँ, एहतशाम साहब आगे होते इतना ऊंचा बोले कि शगुफ्ता बेगम भी कांप उठी। कौन सा धोखा?
धोखा पता भी है किसे कहते हैं? आज से 2 साल पहले वो बच्ची 16-17 की थी जिसने जो कहा जैसा कहा मान लिया। तलाल ने कहा मोहब्बत है, इसने भी कह दिया हाँ मुझे भी मोहब्बत है। बताओ मुझे शगुफ्ता बेगम, बोलो। माँ बाप ने कहा कि नहीं, अभी तो तुम छोटी हो, तुमने पढ़ना लिखना है। समझाया समझ गई? शगुफ्ता बेगम, मोहब्बत बताओ, ये कैसी मोहब्बत थी? जिस धोखे की बात कर रही हो तुम अपने दिमाग से खुन्नस निकाल लो तो बेहतर होगा। मुझे इन सब से दूर रखो और खुद भी दूर रहो तो बेहतर ही होगा। और जहाँ तक तलाल की बात है तो कोई अच्छी लड़की देखकर शादी कर दो। किसी चीज़ की कमी है तो है नहीं, जो कुछ भी है इन्हीं का है। शगुफ्ता मेरी जान, प्लीज़ मेरी बात समझो, रिश्ते ऐसे नहीं बनते। और तलाल की जो आजकल हालत है तुम्हें पता है, बैठे बैठे अपना जहनी तवाज़न खोने लगता है। बेशक वो ऐसा नहीं रहेगा, डॉक्टर ने कहा है कि जल्द ठीक हो जाएगा। तुम्हें ये भी पता है कि वो नशे में जैसे बुरे कामों में पड़ गया है। प्लीज़ मेरा साथ दो, हमें ही अपने बच्चों को संभालना है इस वक्त। अगर तुम मेरा साथ छोड़ दोगी तो सब बिखर जाएगा। एहतशाम साहब उम्मीद भरी नज़रों से देखने लगे जब शगुफ्ता ने अपना सर इनके शानों पर टिका दिया। इतना कुछ हो गया और तुम मुझे अब बता रही हो? अब कैसी तबीयत है अंकल की? मैं आज शाम को चक्कर लगाऊंगा। कहाँ होगी? तुम्हारे ख्वाब में फिर हमारी शादी होगी। और इससे पहले कि मजीद कुछ बोलता रिहा चीख उठी, शट अप, इंतहाई कोई अलमैनर्ड इंसान हो। हाय और कुछ? जब जब तुम मेरी तारीफ पे ये खूबसूरत कलमात कहती हो यकीन जानो दिल खुश हो जाता है। अच्छा मैं क्या कह रहा था कि शाम को आऊँगा अंकल से मिलने। वॉट, तुम यहाँ आओगे? काशी डैड की कोई बात नहीं, लेकिन भाई आजकल घर पे ही होते हैं और तुम्हें पता है कि वो किस मिजाज के इंसान है। किस मिजाज के इंसान है? ज़रा हम भी तो पता चले। खैर मैं तो आऊँगा, इसी बहाने तुम्हें, तुम्हारे भाई और इनके मिजाज को भी देख लूँगा। काशी तुम्हें, उफ ओके रिया, मैं क्या कह रहा था? क्या कह रहे थे तुम बताओ? ये जो तुम्हारे भाई है ना, एवी तुम लोगों को डरा कर रखा हुआ है, नहीं तो खुद मक्खी व मच्छर से बिटरते होगे। एक फलक शकाफ कह कहा रिया को गुस्से से सुर्ख टमाटर कर गया। घटिया इंसान, बदतमीज जाहिल, ये जो तुम इतना बड़ा मुंह खोल कर हंस रहे हो ना, देखना वक्त आने पर तुम्हारे ये जो 24 की तुम्हारे मैंने ये 34 के 34 दांत तुड़वाने हैं तो बात करना। कितने दांत? 34। तीसरी फेल, 34 नहीं 32 दांत होते हैं। एक फलक शकाफ कह कहा रिया को तीज दिला गया। हाय मेरा फ्यूचर कितना मुश्किल होने वाला है जब सुबह ऑफिस से मैं और शाम को बच्चों को तालीम देने में गुजरेगा, क्योंकि मेरी बेगम साहिबा तीसरी फेल को कब कुछ आता है। रिहा के गुस्से को मजीद हवा देता मुसलसल ऐसी बातें कर रहा था, अगर सामने होता तो इसका कत्ल करने से भी वो बाज ना आती। कोई जवाब ना पाते सर खुजाने लगा। ओके, लगता है तुम्हें सांप सूंघ गया है, मैं शाम को आऊँगा अपने 34 दांत तुड़वाने के लिए। एक फलक शकाफ कह कहा लगाते फोन बंद कर गया। घटिया इंसान, बदतमीज जाहिल, तुम्हें मिलकर पूछूंगी। वॉट? तीसरी फेल? मुझे कहा तीसरी फेल? तुम एक बार मिलो, बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगी। फोन बेड पर फेंक दी, औंधे मुंह वहीं दराज हो गई। आप इधर बैठी हैं? दनियाल साहब बाहर लॉन में बैठी नेहा बेगम के पास आए, सवाल करने लगे। कब तक ऐसी खफा रहोगी? कब तक बेइंतहाई बरतोगी? नहीं बर्दाश्त हो रहा मुझसे। मानता हूँ कि गलती हो गई, गलत किया, लेकिन वो मेरा। दनियाल बस कर दे। लेकिन वो मेरा क्या? वो मेरा, बेशक वो आपके माजी की गलती थी, लेकिन आपको अंदाज़ा भी है क्या कुछ हुआ है? किसी का मुकम्मल तौर पर घर खराब हो गया, मासूम बच्चों से उनकी माँ छीन गई। हमारे बच्चों ने भी आपकी गलती की सज़ा काटी। अभी भी आप कहते हैं कि लेकिन, अभी भी आपको लगता है कि लेकिन की गुंजाइश है। नेहा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मानता हूँ कि गलत किया है, गलत हुआ है और सबसे माफ़ी मांग चुका हूँ। सब ने माफ़ कर दिया, तुम भी कर दो। इससे पहले कि मजीद कुछ कहते फ़ोन बजने लगा। ये कौन है? स्क्रीन पर गैर शनाई सी नंबर जगमगा रहा था। फ़ोन कान को लगाते ही कोई जानी पहचानी सी आवाज़ समाज से टकराई। अस्सलाम वालेकुम दनियाल साहब, क्या हाल है? मुखालिफ की आवाज़ बहुत अपनायत भरी थी। वालेकुम अस्सलाम, तुम सुनाओ कैसे हो, क्या हाल है? अब तबीयत ठीक है? कैसी? माजरत यार, मैं पिछले 2 दिन से मिलने ना आ सका, लेकिन मैं रिहा बेटी से बात हुई थी, बता रही थी कि तुम अब पहले से बेहतर हो और घर भी आ गए। हाँ मैं ठीक हूँ, शुक्र अल्लाह का। बाकी ये माजरत ऐसे करने से काम नहीं चलेगा। मतलब? हाँ तुम परेशान हो गए? यार मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। हसन यार पहेलियाँ तो नहीं बुझाओ, बोलो ना क्या बात है। देखो तुम लोग आज मेरी तरफ डिनर पर आ रहे हो, मैं अब ऐसे बिस्तर पर पड़ा पड़ा बहुत बोर हो गया हूँ। बस मैं नहीं सुनूंगा। तुम लोग आ रहे हो, बस आ रहे हो, शाम को इंतज़ार करेंगे। अरे
یہ کیا؟ اس سے پہلے کہ دنیال صاحب کچھ کہتے مخالف فون بند کر چکا تھا۔ کیا ہوا؟ نیہا بیگم نے فکر مند سے سوال کیا۔ کچھ نہیں، وہ حسن کی کال تھی، آج شام سب کو ڈنر پر بلایا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا فون بند کر چکا تھا۔ نیہا یار پلیز اب ناراضگی ختم کر دو۔ دنیال صاحب آگے ہوتے ہوئے اپنا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر رکھ گئے۔ انہوں نے خفیف سی نظر سے دیکھا اور دوسرے ہی لمحے مسکرا دی۔ تو میں آپ کی یہ مسکراہٹ کو ہاں سمجھوں؟ دنیال صاحب امید بھری نظروں سے دیکھنے لگے۔ دنیال میں آپ سے خفا نہیں تھی، بس جو کچھ بھی ہوا وہ بہت غلط تھا۔ رونے سے کے انداز میں اپنی بات کہتی پاس بیٹھے دنیال صاحب کے شانوں پر سر رکھ گئی۔ جانتا ہوں، مانتا بھی ہوں غلط تھا، شرمندہ بھی ہوں۔ زندگی کے اتنے سالوں کے بعد میرا ماضی اس طور سامنے آئے گا کبھی نہیں سوچا تھا۔ کیا تم شام کو چلو گی؟ کیا ہم لوگ شام کو حسن کی طرف چل رہے ہیں؟ دنیال صاحب نے ایک امید بھری سوال کیا۔ نیہا بیگم ایک دم سیدھی ہوتی بغور دیکھنے لگی۔ آپ کو کیا لگتا ہے ہمیں جانا چاہیے؟ آپ کو جیسا صحیح لگے۔ اپنا نرم و نازک ہاتھ دنیال صاحب کے ہاتھ پر رکھتے جیسے یقین دلایا کہ اب آپ کے ہر فیصلے میں ساتھ ہوں۔ نیہا میں بہت خوش قسمت ہوں کہ تم جیسی شریک حیات ملی ہے۔ میں بے حد محبت تھی، لہجے میں بے حد محبت تھی۔ اچھا شام کے لیے تیاری کر لے، اور ہماری پیاری پیاری بیٹیاں کہاں ہیں؟ انہیں بھی چل کر شام کو حسن صاحب کی طرف چلنے کی خبر سنائیں۔ جی ضرور، لیکن نیہا بیگم اٹھتے اٹھتے پھر سے بیٹھ گئی۔ لیکن کیا؟ دنیال صاحب نے فکر مندی سے دیکھا۔ لیکن دنیال، کیا ابرز جائے گی؟ کہہ تو تم ٹھیک رہی ہو، چلو ایک بار پوچھ لے تو شاید مان جائے۔ ویسے بھی ماشاءاللہ میری بیٹی بہت سمجھدار ہے، مان جائے گی۔ اور پھر ویسے بھی اس کی ریحا بیٹی سے اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ دنیال صاحب دھیما سا مسکراتے ہوئے کھڑے ہوئے۔ اوکے چلیے پھر میں بات کرتی ہوں۔ نیہا بیگم پرسکون انداز میں اپنی بات کہتی انہی کے ہمراہی ہوئی۔ منال بیٹا، کتنے دنوں سے تم کچھ کھا ہی نہیں رہی ہو، پریشان سی ہو، کسی سے بات کرتی بھی ٹھیک سے نہیں ہو۔ بھائی صاحب کو سیریس ہارٹ اٹیک آیا، اتنی بری حالت تھی، لیکن میں نے دیکھا کہ تم بس ایک دو بار ہی ان کا حال پوچھنے وہاں گئی۔ میری بیٹی کوئی بات ہوئی ہے کیا؟ رخشندہ صاحبہ منال کے پاس بیٹھتی اپنی فکر کا اظہار کرنے لگی۔ بولو کوئی بات ہے؟ تمہیں پتا ہے نا کہ بیٹی کو تمہاری اس وقت کتنی ضرورت تھی۔ منال نے ایک نظر اپنی ماں کو درد بھری نظروں سے دیکھا، جیسے کہنا چاہ رہی ہو کس کو؟ کیا صرف ریحا کو میری ضرورت تھی؟ لیکن مجھے تو خواہش وہ آس ہے کہ کب شاہ کو میری ضرورت ہوگی۔ منال میری جان، کیا ہو گیا ہے؟ کیوں تم اس طرح کی ہو گئی ہو؟ تمہیں پتا ہے نا حسن صاحب کے ہم پر کتنے احسانات ہیں۔ آج ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے سب انہی کا دیا ہوا ہے، نہیں تو ہم لوگ کب یہ سب افورڈ کر سکتے تھے؟ تمہارے بابا کے جانے کے بعد یہی ایک ہمارا سہارا تھے۔ کبھی تمہیں احساس نہیں ہونے دیا، ہمیشہ اپنے بچوں کی طرح ہی رکھا۔ رخشندہ صاحبہ منال کو پوری طریقے سے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ تو جیسے سن ہی نہیں رہی تھی، اور اگر سن بھی رہی تھی تو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال رہی تھی۔ منال میری جان اٹھو، چلو شاباش، اچھے بچوں کی طرح اٹھ کر ناشتہ کرو، پھر ہم حسن صاحب کی طرف چلے جائیں گے۔ ریحا بھی تمہارا پوچھ رہی تھی۔ موم فار گاڈ سیک بس کر دے، جائیے یہاں سے۔ منال ایک دم بھڑک اٹھی۔ رخشندہ صاحبہ کو اس کا ایسا رویہ مزید تکلیف دے گیا، جو ایک ماں کی حیثیت و فرض سے تحت اسے سمجھانے آئی تھی۔ اس کے ایسے رویے کی وجہ سے دل برشتہ ہوتی باہر کو چل دی۔ موبائل پر ہوتی رنگ نے دانش کی نیند میں خلل پیدا کیا۔ کون ہے جو صبح صبح ہی چڑھ دوڑا ہے؟ آنکھیں ملتے مخالف کو احساس دلا گیا کہ وہ سو رہا تھا۔ آپ نے فون کر کے غلط کیا۔ اوہو، ہیلو مسٹر، میری بات سنو، صبح کے 10 بج رہے ہیں، تمہاری صبح ہو گئی نہیں؟ تو اس وقت آدھی دنیا اپنے کام کر کے فارغ ہو چکی ہے۔ دانش نے ایسی جلی کٹی سنی تو ایک دم ہوش میں آیا۔ منال تم؟ جی مسٹر دانش، میں ہی ہوں۔ اگر آپ کو ہوش آ گیا ہے تو برائے مہربانی فرما کر مجھے آپ بتائیں گے کہ آپ نے میر سے بات کی ہے کہ نہیں؟ دانش کو تو صاف سن گیا تھا اپنے لیے لفظ آپ سن کر۔ کون؟ منال ہی بات کری ہے نا؟ اف، اندھے ہو کیا؟ چیک کر لو کس کی کال ہے۔ نہیں، وہ دراصل تمہارے منہ سے لفظ آپ برداشت نہ ہوا۔ باقی جو تم کہہ رہی ہو وہ ہم مل کر بات کر لیں گے۔ بہت ہی کوئی فضول انسان ہو، بائے۔ بنا کسی اس کی مزید سنے کال کٹ کر گئی۔ اف یار اف، دانش تجھے اس لڑکی کے سامنے کیا ہو جاتا ہے؟ ایک دم سے پیچھے کو گرتے پھر سے آنکھیں موند گیا۔ مما یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ پلیز مما، مجھے نہیں جانا، آپ اور بابا جان چلی جائیے، میں پلوشا کے ساتھ گھر پر ہی رہوں گی۔ کیا؟ کون گھر رہ جاتا؟ نو، بالکل بھی نہیں۔
आप आपा की बिल्कुल बात नहीं मान रही हो। मैं तो जाऊंगी और ज़रूर जाऊंगी। नेहा बेगम जो शाम को हसन साहब के घर जाने की इत्तला देने आई थी, अब सर पकड़कर बैठ गई थी। नो, मैं तो जाऊंगी और ज़रूर जाऊंगी। तुम नहीं जाओगी और बिल्कुल नहीं जाओगी, मेरे पास रहूंगी। जाऊंगी मैं तुम्हें। इससे पहले कि अब्रीश फिर से कुछ कहती, नेहा बेगम बीच में बोल पड़ी, पलूषा बेटा जाओ बाहर चलकर खेलो, मम्मा अब भी आती हैं। नो मम्मी, नहीं जाऊंगी, आपके साथ रहूंगी। आप मुझे छोड़कर चली गई तो वो नन्ही सी गुड़िया नेहा बेगम के साथ चिमट गई। नेहा बेगम इस प्यारी सी ड्रामेबाज को सामने करती हंसने लगी। मेरी जान मम्मा किसी को भी सा नहीं छोड़कर जाती, ना आपको और ना ही आपा को। एक नज़र अब्रिश की तरफ देखा और बावर करवाया। सच मम्मा? पलूषा ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों को मजीद बड़े करते तस्दीक चाहिए। जी मम्मा की जान। नेहा बेगम ने झुककर इसके फूले हुए रुखसार पर मोहर शपथ की। जाओ अब चलकर खेलो, हम आते हैं। अबरिश मेरी जान, ये कैसी जिद है? तुम्हें अकेला छोड़कर कैसे जा सकती है? और फिर मामला भी रात का है। मेरी जान, क्या तुम अभी तक? नेहा बेगम की बात को अधूरा छोड़ते अबरिश बोल उठी, नहीं मम्मा, ऐसी बात नहीं है। मेरे साथ जो हुआ वो मेरी किस्मत में लिखा था। और जब हसन अंकल ने दिल बड़ा करके बाबा को माफ़ कर दिया, शाह ने मजीद कुछ बोलते रुक सी गई। हाँ मेरी जान, यही तो मैं कह रही हूँ। जो भी हुआ था तो बहुत गलत, लेकिन अब माफ़ करके आगे बढ़ जाना चाहिए। अब तो शाहमीर ने भी तुम्हारे बाबा से अपनी गलती की माफ़ी मांग ली। अबरीश मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे लिए ये सब भुलाना आसान नहीं, लेकिन एक कोशिश तो करके देखो। जी मम्मा, जैसा आप कहें। अल्लाह खुश रखे मेरी बच्ची। नेहा बेगम पेशानी पर लब रखती उठ खड़ी हुई। अच्छा चलो शाबाश, उठ जाओ, अब थोड़ा ही वक्त रह गया है। मुझे अभी तुम्हारे बाबा और छोटी ड्रामेबाज को भी देखना है। ओके मम्मा। अबरीश मुस्कुराती हुई वार्डरोब की जानिब बढ़ गई। डैड खैरियत है? अकेले अकेले मुस्कुराया जा रहा है। शाहमीर हसन साहब के पास बैठता मुस्कुराहट का सबब पूछने लगा। कुछ नहीं, बस ऐसे ही। शाह ने बगौर अपने डैड को देखा। डैड सीरियसली? यस माय सन। डैड ये री कहाँ है? कहा भी था कि जब तक मैं ना आऊँ आपके पास ही रहे। उफ यार, क्या हो गया है मुझे जो तुम इस तरह की बातें करते हो? वैसे शाह, यह अटैक मुझे बहुत पहले आ जाना चाहिए था। तरस गया था अपने बेटे से बात करने के लिए। हफ्ते महीने गुजर जाते थे। आंखों में नमी लिए शिकायत करने लगे, जबकि शाह के दिल में ठीस सी उठी। डैड प्लीज़। आगे होता उनके सीने से जा लगा। सॉरी डैड, आई एम सॉरी, मैंने आपको हर्ट किया। ये क्या हो रहा है? रिया एकदम कमरे में दाखिल हुई थी। डैड और भाई को ऐसे देखा तो खुद भी कदम बढ़ाती साथ जा लगी। ये आप लोग मुझे भूल गए थे ना? एकदम से पीछे होती खफीफ नज़रों से देखी गई। ओ मेरा बच्चा, ऐसा नहीं, कुछ नहीं है। हसन साहब ने आगे हाथ बढ़ाया कि रिहा भी फिर से जान लगी। बाबा जान, दनियाल अंकल लोग कब तक आएंगे? शाहमीर एकदम सीधा हुआ। कौन दनियाल अंकल लोग? क्या मतलब? क्या वो सब लोग? वो सवालिया नज़रों से हसन साहब को देखने लगा। जी बस, अबरीश नहीं आ रही। शाहमीर जिस बात को सुनने का ख्वाहिशमंद था, हसन साहब ने उसका गला घोट दिया। शामिर उदास सा चेहरा लिए सर झुका गया, जबकि रिया इतना परजोर हंसी थी कि कमरा गूंज उठा। डैड, भाई का चेहरा देखिए। पेट पर हाथ रख के मुसलसल हंसती चली गई। तुम्हें तो मैं पूछता। एकदम उठता उसके करीब हुआ जब वो हसन साहब के सीने से जा लगी। डैड प्लीज़ देखिए, भाई अब मुझसे किस तरह बात का बदला लेंगे। ना भाई, हमारी गुड़िया को कुछ ना कहो और जाओ बाहर चल कर देखो तैयारियां मुकम्मल है, किसी चीज़ की कोई कमी तो नहीं है। ओके डैड। शामिर हाँ में सर हिलाता बाहर की जानिब बढ़ा, जब रिहा ने पुकारा, भाई अच्छा सा तैयार होइएगा, वो आ रही है। कौन? शाह ने बिना देर किए पूछा। एक फलक शफकाफ कह कहाँ गूंजा, वही जिसके ना आने पर मेरे हैंडसम से भाई उदास हो गए थे। शाह एक नज़र हसन साहब पर डाली और एक खूबसूरत मुस्कुराहट के साथ वापस पलट गया। दनियाल साहब, आप अभी तक यहीं नहीं बैठे? ओहो, आप अभी तक यहीं बैठे हैं? नेहा बेगम ने दनियाल साहब को अभी भी लॉन में बैठा देखा तो खफासी हुई। नेहा प्लीज़ ज़रा यहाँ बैठो, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। या अल्लाह खैर। नेहा बेगम दिल के मुकाम पर हाथ रखती इस पास पड़ी चेयर पर मंजमद हुई। जी बताइए। नेहा, मुझे अभी भी कुछ वक्त पहले शगुफ्ता बेगम का फिर से फ़ोन आया था और वो फिर से इसरार कर रही थी, लेकिन अब काशा नहीं, तलाल के लिए। वॉट? ये शगुफ्ता भाभी का दिमाग ख़राब हो गया है क्या? मेरी बेटी कोई खिलौना तो नहीं है कि कभी ये कभी वो। आप अब की बार खुद फ़ोन करें और वाज़े इनकार कर दें। हमें नहीं मंजूर, ना काशी के लिए ना ही तलाल के लिए। तलाल के लिए बहुत पहले ही वाज़े अल्फाज में इनकार किया था। इनको एहसास होना चाहिए था। ये कोई खेल तमाशा तो है नहीं। ओके ओके, रिलैक्स। दनियाल साहब ने नेहा बेगम को यूं भड़कते देखकर चुप करवाने लगे। अरे बेगम साहिबा, बस भी करें। जी आप जैसे कहें वैसा ही होगा। अभी तो चलिए, उठिए चलिए।
دانیال صاحب ایک خوبصورت مسکراہٹ کے ساتھ ان کے ساتھ اندر کو بڑھ گئے۔ جی سر، میں سمجھ گیا۔ بے شک سر، میں پوری کوشش کروں گا اور میں فخر محسوس کر رہا ہوں کہ آپ نے اس کام کے لیے مجھے چنا۔ جی جی پلیز، ٹھیک ہے، میں کچھ دیر تک آپ سے مل کر آتا ہوں۔ خدا حافظ۔ فون بند کرتا پٹ سے باہر کو دوڑا۔ ڈیڈ ڈیڈ اونچا اونچا حسن صاحب کو آوازیں دیتا ان کے روم میں جا کھڑا ہوا۔ ڈیڈ، کیا ہو گیا؟ سب ٹھیک ہے نا؟ کیوں گھر سر پر اٹھا رکھا ہے؟ حسن صاحب بغور اس بارب شخص کو نظروں کے حصار میں لیے بغور دیکھا، جس کے چہرے سے عیاں ہو رہا تھا کہ وہ کس قدر خوش ہے۔ ڈیڈ، مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے۔ قدم بڑھاتا حسن صاحب کے قریب جا بیٹھا۔ کیا بات ہے میری جان؟ ڈیڈ، مجھے اسی ہفتے ترکی جانا ہے۔ کیوں؟ حسن صاحب نے مزید کچھ سنے سوال کر ڈالا۔ ڈیڈ، میں آج بہت زیادہ خوش ہوں۔ میری زندگی کا خواب مکمل ہو گیا۔ کیا مطلب ہے؟ پہلیاں مت بچھاؤ۔ حسن صاحب نے اب کی بار تھوڑا خفیف سے لہجے میں کہا۔ شاہ نے اپنا ہاتھ حسن صاحب کے ہاتھ میں دیا۔ ڈیڈ، آپ کو تو میرے کام کے بارے میں تو معلوم ہی ہے، ایک ایجنٹ، مطلب خفیہ ایجنسی کے لیے کام کرتا۔ شاہ کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کیسے اپنی بات کہیں۔ کتنی بڑی خوشی تھی، اس کی زندگی کا خواب پورا ہوا تھا۔ جس پروجیکٹ پر وہ اتنے عرصے سے کام کرنا چاہ رہا تھا، بالآخر اس پر کام کرنے کا موقع مل ہی گیا تھا۔ ڈیڈ، مجھے ابھی کچھ دیر پہلے ہی شہراز ایازی کی کال آئی تھی۔ باقی مجھے ابھی جانا ہے، شام کو آ کر بات ہوگی۔ اور ہاں، جلدی میں وہ پوری بات کہہ ہی نہیں پایا۔ اسی پروجیکٹ کے سلسلے میں مجھے ترکی جانا ہے۔ حسن صاحب، جو کب سے اس کی ہر بات غور سے سن رہے تھے، ایک دم سے اسے خود کے ساتھ لگا گئے۔ میرا شیر، میری جگر کا ٹکڑا، اتنا بڑا کام کرتا، ملک کا محافظ، اس کو خود سے جدا کرتے۔ اس کی چوڑی پیشانی پر محبت بھری مہر ثبت کی، آنکھوں میں واضح طور پر نمی تھی۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ ضروری نہیں کہ انسان تکلیف میں ہی روئے، کچھ آنسو خوشی کے بھی سبب ہوتے ہیں۔ ڈیڈ، اب خوش ہے نا؟ شاہ میر نے بغور اپنے باپ کو دیکھا، جن کے چہرے سے واضح تھا کہ وہ کس قدر خوش ہے۔ برخوردار، تمہیں کیا لگتا ہے یہ جو میری آنکھیں نم ہیں، یہ کسی دکھ و تکلیف کے باعث ہے؟ ایک ہاتھ سے اپنے آنکھ کو رگڑتے باور کروایا۔ میری جان، میری زندگی میں آج بہت خوش ہوں، جاؤ اللہ تمہیں کامیاب کرے۔ شاہ میر اپنے باپ کی ایسی باتیں سن کر ان کو پھر سے خود کے ساتھ لگا گیا۔ ڈیڈ، تھینک یو سو مچ۔ آ بھی جائیے، اب ہم ڈنر پر انوائٹ ہے، اور وہ بھی آج کے ہی۔ دانیال صاحب نے کلائی پر بندی قیمتی گھڑی پر ٹائم دیکھتے باور کروایا۔ بس آ گئے۔ نیہا بیگم ابریش اور ننھی سی گڑیا کو لیتے باہر گیراج میں آئی۔ چلیے بیٹھیے، ان کے سائڈ کا دروازہ کھولتے بیٹھنے کو کہا۔ گاڑی حسن آفندی کے گھر کی جانب روانہ ہوئی۔ بابا جانی، کیا وہاں پر کوئی میرے جتنا بچہ ہے جس کے ساتھ میں کھیل سکوں، باتیں کر سکوں؟ ننھی سی پلوشا نے آگے ہوتی دانیال صاحب سے سوال کیا، جبکہ اس کے اس معصوم سے سوال پر سمجھ دیے۔ میری جان، میری گڑیا، تمہیں کس بات کی ٹینشن ہے؟ تم تو اتنی پیاری ہو کہ چھوٹے بڑے سبھی تم سے بات کرنے اور کھیلنے پر مجبور ہو جائیں۔ ابریش نے پٹ سے اسے پیچھے کرتے اپنی گود میں بھرا۔ آپا سچی؟ پلوشا نے اپنی گول گول بڑی آنکھوں کو مزید بڑا کرتے سوال کیا۔ جی آپا کی جان، سچی مچی۔ سب پھر ایک بار ہنس دیے۔ کچھ ہی دیر میں گاڑی حسن آفندی کے گھر کے باہر رکی۔ ان کے واچ مین نے دروازہ کھولا تو دانیال صاحب نے گاڑی اندر پارک کی۔ گھر کی اندرونی دروازے سے حسن آفندی اور ریحاں باہر آ رہے تھے۔ حسن صاحب دانیال صاحب کے گلے ملے اور پاس کھڑی نیہا بیگم سے سلام کیا۔ کیسی ہیں بھابھی؟ اندر آ جائیے۔ چلیے۔ سائڈ پر ہوتے اندر کو جگہ دی۔ ابریش ریحا کے گلے ملتی بہت محبت سے ساتھ کھڑی ہوئی۔ او، تو یہ ہے ہماری لٹل پرنسس۔ ریحا نے پاس کھڑی اس ننھی سی گڑیا کو دیکھا جو چپ چاپ کھڑی سب کو مگن دیکھ رہی تھی۔ کیا سب اسے بھول گئے تھے؟ یہی سوچ رہی تھی جب ریحا نے جھکتے اس کے نرم اور ملائم رخسار کو چھوا تو اس نے اپنی چھوٹی سی ناک سکیڑی۔ اس کی صدا پر سب کھلکھلا اٹھے۔ ڈیڈ، کتنی کیوٹ ہے نا یہ پیاری سی بلی۔ حسن صاحب نے اس معصوم سی بچی کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھا اور سب اندر کی جانب بڑھ گئے۔ شاہ میر، یہ ہے تمہارا پروجیکٹ۔ خفیہ ایجنسی کے باس شہراز ایازی نے وال پر لگی تصویر پر سرکل کھینچا۔ تم اس یونیورسٹی میں ایز اے پروفیسر اپنا کام سر انجام دو گے۔ تصویر میں موجود ترکی کی مشہور ماڈل ایسٹ یونیورسٹی پر سرکل کھینچا۔ مجھے امید ہے کہ تم انشاءاللہ اس پروجیکٹ میں ضرور کامیاب ہوگے۔ شہراز ایازی نے امید بھرا ہاتھ اس کے شانوں پر رکھا۔ یس سر، انشاءاللہ۔ شاہ نے پورے یقین کے ساتھ سامنے کھڑے باس اور ٹیم ممبرز کو دیکھا۔ گڈ، ویری گڈ۔ حسن یار، شاہ کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہا۔ دانیال صاحب نے دائیں بائیں نظر گھما کر دیکھا۔ دانیال کے دل میں اب کسی بھی قسم کے الجھن و نفرت یا شکایت نہیں رہی تھی۔
जबकि दनियाल साहब के से सवाल पर अबरीश का दिल 200 की स्पीड से दौड़ा। हाँ हाँ, मेरा बेटा अब नज़र भी कब आएगा, काम जो इतना बड़ा काम कर रहा है। हसन साहब की ऐसी बात पर हॉल में बैठे सब लोग बगौर देखने लगे। दनियाल, मैं आज इतना खुश हूँ कि शायद मेरे लिए बयान करना भी आसान नहीं है। तुम्हें पता है कि शाहमीर मेरा बेटा वो काम कर रहा है जो बहुत कम लोग करते हैं। मेरा बेटा खुफिया एजेंसी के लिए काम करता है, बड़े बड़े गैंगस्टर के खिलाफ सबूत इकट्ठे करता है। मेरा बेटा मुल्क का मुहाफिज है। हसन साहब ये बात कहते हुए फिर से आंखें नम कर गए, जबकि हॉल में एक गहरी खामोशी, लेकिन सबके चेहरों पर फक्रिया मुस्कान थी। हसन बहुत बहुत मुबारक हो, खुदा ताला इसे बहुत कामयाबी दे, हमेशा खुश रखे। दनियाल साहब खुशी से मुबारकबाद देने लगे। आपा चलिए ना, मुझे बाहर जाना है। पलूषा अपने छोटे छोटे हाथों से अबरीश को खींचते बाहर लॉन में जाने की जिद करने लगी। क्या बात है? इस नन्ही सी गुड़िया को हसन साहब मुस्कुराते हुए उस गुड़िया से सवाल कर गए। इधर आओ मेरे पास। एक नज़र अबरीश और नेहा बेगम को देखती हसन साहब के पास जाकर खड़ी हुई। क्या बात है? ये इतनी प्यारी सी गुड़िया को क्या है? ये जगह वो घर पसंद नहीं आया? ओके, मुझे बताओ, चॉकलेट खाओगी? हसन साहब ने मोहब्बत भरे अंदाज में सवाल किया। नो, मैं चॉकलेट नहीं, आइसक्रीम खानी है। नेहा बेगम को शदीद शर्मिंदगी हुई, जबकि हसन साहब और रिहा मुस्कुरा दिए। ओके डन, जाओ रिहा बेटा, तुम लोग घूमो फिरो, अबरीश बेटी को घर दिखाओ और इस नन्ही सी गुड़िया को आइसक्रीम भी दो। जी डैड, चलिए। री ने अपनायत भरी अंदाज में अबरीश को साथ चलने के लिए बुलाया, जो आज फिर से थोड़ी घबराई घबराई सी बैठी थी। री बेटा, जल्दी आ जाना, खाने का वक्त भी हुआ जा रहा है। जी डैड। री हसन साहब को देखती इस नन्ही सी गुड़िया को बाहों में उठा गई। आहा, अल्लाह अल्लाह, तुम कितनी भारी हो। रिया ने एक नज़र पलूषा को देखा, जो एकदम से खिलखिलाकर हंसी, जिसे इसके गाल पर दो प्यारे प्यारे डिम्पल्स नमूदार हुए। वाह ब्यूटीफुल। रिया ने एक नज़र पलूषा पर डाले और अबरीश को देखा। अबरीश बमुश्किल मुस्कुराई। लॉन में चहलकदमी करते रिया अबरीश को इधर उधर की बातें बता रही थी, जिस पर कभी वो दोनों मुस्कुरा देती तो कभी कभी अबरीश हैरान होती। जब रिया किसी ख्याल के तहत अंदर की जानी पड़ी। अबरीश, तुम यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। पलूषा भी देखो यहीं खेल रही है। पास खड़ी नन्ही सी गुड़िया की तरफ इशारा किया। ओके ठीक है। अबरीश ने एक मुस्कुराहट उछाली। दनियाल यार, मैं आज कुछ तुमसे मांगूंगा तो तुम दोगे? हसन साहब ने एक नज़र नेहा बेगम को भी देखा। हाँ हसन, कैसी बातें कर रहे हो, बोल। भाभी, मैं मानता हूँ कि शामिर ने बहुत गलत किया, जो भी किया। अपनी बात कहते सर झुका गए। भाई साहब, ऐसी बातें नहीं करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। खुदा का शुक्र है कि सब ठीक है। हमारे दिल में आप ऐसी कोई भी बात नहीं है जिससे आपको माफ़ी व शर्मिंदगी हो। दनियाल, मैं तुमसे तुम्हारी सबसे कीमती चीज़ मांगना चाहता हूँ। क्या तुम अबरीश को मेरे बेटे के लिए कबूल करोगे? हसन साहब ने एक आस भरी उम्मीद नज़रों से सामने बैठे दनियाल और नेहा बेगम को देखा। हसन यार, तुम क्या कह रहे हो? दानियाल साहब ने एक नज़र नेहा बेगम को देख के अपनी बात की। दानियाल, मैं जानता हूँ कि ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन आप लोगों को उम्मीद दिलाता हूँ कि अबरीश बहुत खुश रहेगी। मैंने शाह की आंखों में इसके लिए मोहब्बत देखी है, वो मोहब्बत जो इसकी आंखों में कभी नहीं देखी। वो बात तो ठीक है भाई साहब, लेकिन हम खुद कैसे फैसला कर सकते हैं? अबरीश जैसा चाहेगी वैसा होगा। नेहा ने एक नज़र दनियाल साहब को देख के वाजे किया। हाँ बेशक हसन, नेहा बिल्कुल ठीक कह रही है, हम खुद इससे कोई फैसला नहीं कर सकते। अबरीश जैसा चाहेगी, बिना किसी तासीर के लिए दानियाल साहब ने बात कही। बेशक बेशक, लेकिन क्या मैं आप लोगों की तरफ से हाँ समझूं? दानियाल साहब मुस्कुरा दिए। रिया, जो अंदर किसी काम के सिलसिले में आई थी, इनकी ये बातें सुनकर खुशी से चीख दबाती मुंह पर हाथ रख गई। घर के बाहर हॉर्न की आवाज़ से वॉचमैन ने दरवाज़ा खोला। सर, आप कैब में आए हैं? वॉचमैन ने घबराते हुए सवाल किया। शाह ने मुस्कुराहट उसकी तरफ उछाली और अंदर को बढ़ा, जबकि वॉचमैन शाह को पहली बार इस तरह मुस्कुराता देख रहा था। शाह के कदम वहीं रुक गए थे जब सामने लॉन में एक खूबसूरत प्यारी सी लड़की, जो इसके दिल में हमेशा उथल पुथल करने का सबब बनती थी, एक प्यारी सी बच्ची को किसी चीज़ के करने से रोक रही थी। शाह के बेइख्तियार कदम उधर ही बढ़ गए। जैसे जैसे वो कदम बढ़ा रहा था, वैसे वैसे इसका दिल तेज शोर से धड़क रहा था। एकदम से इसके पीछे चंद फासले पर मौजूद होते अपना गला खनकारा। दूसरी जानिब अबरीश को लगा कि वो अगला सांस ही नहीं ले सकेगी। कदम वहीं से जम गए थे। हाथ में पकड़ा फूल हाथ से छूट कर गिरा। पलूषा, जो कब से इससे वो फूल लेने की कोशिश कर रही थी, एक झटके से नीचे झुक कर उठा गई। आपा आपा, आप तो ले लिया ना? पलूषा इतराते कहते
पलूषा इतराने से कह के अंदाज में अंदर को भाग गई। पलूषा रुको। अब्रिश बस इतना ही कह पाई थी कि शाह उसकी इस घबराहट और डर से हंसी दबा गया। चली गई है, अब आप भी ये जुल्म करने में थोड़ी सी कमी करेगी? मीर ने एक हाथ बढ़ाते इसके कंधे पर रखा। अब्रिश इधर देखो ना। लहजा बहुत नरम था। आगे को होता रुक अपनी जानिब कर गया, लेकिन अगले ही पल कदम पीछे को लिए जब इसे रोते देखा। डरी सहमी सी आंखों को भिगो रही थी जो शाह के दिल को तकलीफ दे रहे थे। क्या हुआ अब्रिश, क्यों रो रही हो? अब्रिश प्लीज़ मत रोइए, मुझे तकलीफ होती है तुम्हें ऐसे देखकर। पिंक कलर की घुटनों तक कमीज जिसके साथ स्किन कलर का कैप्री व हम रंग शेफोन का दुपट्टा ले रखा था, हमेशा की तरह बहुत खूबसूरत। शाह को समझ ही नहीं आया था कि इस पर सबसे ज़्यादा कौन सा रंग जचता है। अब्रिश क्या तुम इस फूल के लिए रो रही हो? वो तो प्लीज़ मत रो, मैं तुम्हारे लिए हज़ारों वैसे ही फूल ला दूंगा, हर फूल तुम्हारे कदमों में लाकर रखूंगा, प्लीज़ रो मत। एक हाथ से इसके आंसू बहते साफ करने लगा। बताओ क्या फूल? इससे पहले कि मजीद कुछ कहता, मुझे फूल नहीं लेना तो फिर? मुझे मम्मा के पास जाना है। अपनी झुकी पलकों को उठाकर एक नज़र शाह को देखा। शाह का एक पलक शगाफ कह कहा गुंजा। ओके बेबी गर्ल, जाओ मम्मा के पास। एक तरफ को होते रास्ता दिया, जबकि दिल में एक ठीस सी उठी। वैसे अब भी डरती थी। क्या मेरा गुनाह माफ़ी के लायक नहीं था? क्या मेरी मोहब्बत भी अधूरी रह जानी थी? अभी वो चंद कदम ही आगे बढ़ी थी जब सामने से आती रिहा को खुद से लगे झूमते देखा। अब्रिश मैं बहुत खुश हूँ। री मैं गिर जाऊंगी। क्या कर रही? वो बमुश्किल ही यही अदा कर सकी। रिहा पट से पीछे होती उसे बाजू से थाम गई और एक खुशगवार नज़र से कुछ फासले पर खड़े शाहमीर को दिखा। तुम्हें पता है तुम मेरी भाभी बनने वाली हो। अब्रिश को लगा जैसे सब कुछ साए साए करने लगा। बताओ ना, क्या तुम मेरी भाभी बनोगी? री मुसलसल इसको पकड़े अपनी खुशी का इजहार कर रही थी, जबकि पास खड़े मीर को लग रहा था जैसे कोई ख्वाब है, एक बहुत बड़ा खूबसूरत ख्वाब। वो डर रहा था कि कहीं टूट ना जाए। रिहा एकदम मीर की तरफ लपकी। भाई मैं आज बहुत खुश हूँ, क्या आप भी खुश हैं? शाहमीर ने एक नज़र अब्रिश को देखे, फिर परजोश अंदाज में कहा, हाँ बहुत खुश हूँ, लेकिन डरता हूँ इस बात से अगर ये ख्वाब है तो वो कहीं टूट ना जाए। अगर ये ख्वाब है तो मैं कभी जागना नहीं चाहूँगा। भाई भाई ये सच है। रिहा ने शाहमीर के साथ लगते से यकीन दिलवाया, जबकि वो अभी भी अब्रिश को ही देख रहा था जो सर झुकाए शायद आंसू को दबाए खड़ी थी। ओके मेरी गुड़िया, चलो शाबाश, चलो अंदर चलो। जी भाई आप भी चलिए, हम आते हैं। खाने से फारिग होते सभी हॉल में बैठे खुशगपियों में मसरूफ थे, लेकिन बस अब्रिश गुमसुम सी बैठी थी। जब हॉल में शाहमीर दाखिल हुआ। डैड मुझे आपको कुछ बताना है। हाँ बताओ। यहाँ बताते क्या हो रहा है? अब तो वैसे ही इनसे रिश्ता और भी मजबूत होने जा रहा है। शामिर ने धीमी मुस्कुराहट के साथ माथे पर बिखरे बाल एक अदा से पीछे को किए। डैड आज से 2 दिन बाद मुझे अपने प्रोजेक्ट के सिलसिले में निकलना है। वॉट? ये क्या कह रहे हैं 2 दिन बाद? हसन साहब ने बात रिपीट करते दनियाल साहब को देखा। जी डैड। शामिर आगे बढ़ता हसन साहब के साथ आकर बैठ गया। री बेटा आप अब्रिश के साथ कोई एक्टिविटी, गेम, मूवी वगैरह देखो। नो डैड, आप हमेशा से ही ऐसे करते हैं। नहीं जाऊंगी, जो भी बात करनी है ऐसी ही करें। हसन साहब ने घूर कर देखा, जबकि नेहा बेगम मुस्कुरा उठी, लेकिन अब्रिश को देखकर मुस्कुराहट सिमट सी गई, जो सवालिया नज़रों से अपनी माँ को ही देख रही थी। एक्सक्यूज़। नेहा बेगम मुस्कुराती अब्रिश का हाथ पकड़े वहां से बाहर को बढ़ गई, लेकिन दनियाल साहब समझ गए थे ये सब क्या था। मम्मा आप ये सब कैसे कर सकते हैं? अब्रिश मुसलसल रो रही थी। अब्रिश मेरी जान इधर देखो। नेहा बेगम ने उसके झुके सर को सामने किया। बेटा जो भी हुआ मैं मानती हूँ कि सब गलत था, नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब जो होगा वो ज़्यादा बुरा होगा, इसलिए हम नहीं हाँ की है। मतलब क्या है इस बात का? आप कहना क्या चाहती हैं? अब्रिश मेरी जान, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। तुम्हारी मामी तुम्हें बहू बनाना चाहती है। इसकी अचानक से हार्ट बीट मिस हुई। एक एक टक अपनी माँ को देखने लगी। हाँ मेरी जान, कुछ दिन पहले तक तो वो काशान के लिए ख्वाहिशमंद थी और अब तलाल के लिए। अब्रिश को लगा जैसे इसे किसी ने गहरी खाई में धक्का दिया हो। नेहा बेगम के गले लगे वो बाआवाज़ रोने लगी। बहुत कुछ याद आया था। क्या इसकी ज़िंदगी बस खेल थी, जो जैसा चाहता था वैसे ही इसे इस्तेमाल करता था? क्या इसको कोई हक नहीं था अपनी ज़िंदगी पर? आज से 2 साल पहले मोहब्बत की थी, या शायद नहीं की थी, क्योंकि अगर की होती तो इस मोहब्बत के खो जाने की तकलीफ होती, रातों की नींदें, दिन का चैन उठ जाता, बिल्कुल वैसे जैसे एक मोहब्बत करने वाले शख्स को होता है। क्या इसने कभी तलाल से मोहब्बत नहीं की थी? क्या वो इसकी हर कही बात पर ईमान ले आई थी? क्या यही काफ़ी था कि वो मुझसे मोहब्बत करता, या था
इसे जब इसने 2 साल पहले घर पर शादी की बात की, जब माँ बाप ने बस एक बार ही तो समझाया था। क्या मोहब्बत समझने से समझती है? नहीं, मोहब्बत तो कभी समझने से नहीं समझती। ये तो एक ऐसा जज्बा होता है कि सब जज्बों पर हावी हो जाता है, कुछ दिखाई ही नहीं देता। बस महबूब की हर बात हुर्फ आखिर होती है। अबरीश मेरी जान, नेहा बेगम ने इसे खुद से जुदा करते शानों से थामा। अबरीश मेरी जान, तुम्हारे बाबा ने और मैंने बहुत सोच कर समझ कर फैसला किया है। मैंने मीर की आंखों में तुम्हारे लिए मोहब्बत देखी है, और तुम्हें पता है कि वो किस कदर फ़ख्र करने वाला काम कर रहा है। मुल्क का मुहाफिज, दुश्मनों से मुकाबला करने वाला, अपनी जान की परवाह किए बगैर लोगों की मदद करने वाला। अबरीश मेरी जान, जासूस होना क्या इतना आसान होता है? ये लोग अपनी अनफरादी ज़िंदगी ख़त्म करके न जाने कितनी ज़िंदगियां जीते हैं। इनके लिए कोई सरहद मायने नहीं रखता। इस बल उधर तो अगले लम्हे उधर। अबरीश, जासूस बनना आसान नहीं, बल्कि भी कोई इसके अंदर चीखा है। जासूस तो वो होता है जो सामने होते हैं भी सामने नज़र नहीं आता, गुमानी के अंधेरों में गुम हो जाते हैं। वो नेहा बेगम को एकटक देख रही थी। लेकिन मम्मा, मैं तो अभी पढ़ रही हूँ, और शाहमीर की तो इसकी कज़न के साथ। इससे पहले कि वो मज़ीद कुछ कहती, किसी ने गला खनकारा। आंटी, क्या मैं ज़रा अंदर आ सकता हूँ? जी बेटा आओ। नेहा बेगम ने बहुत अपनायत से इजाज़त दी। आंटी, क्या अगर आप इजाज़त दें तो इन मोहतरमा के बाकी के सवालों के जवाब मैं दे सकता हूँ? नेहा बेगम ने एक नज़र बगौर उसे देखा और फिर सरस बात में हिलाती कदम बाहर को बढ़ा गई, जबकि वो अभी भी उठती बाहर को जाने ही लगी थी जब शाहमीर ने इसे कलाई से थामा। किधर जा रही हैं मोहतरमा? शायद मैं आप ही से बात करने यहाँ आया हूँ। वो शौक से अंदाज में करीब होते ही उसके कान में कहा कि वो कांप सी गई। दिल वो 200 की स्पीड से धड़कने लगा। प्लीज़ जाने दें, लहजे में वहाँ से इल्तिजा थी। ओके, वादा, जाने दूंगा, बस मेरी कुछ बातें सुन लो। वादा, जाने दूंगा। शाहमीर ने बहुत मोहब्बत से अपनी बात कही। इधर आओ, इधर बैठो। शानों से इसे थामते पास सोफे पे बिठाया। अबरीश, मैं मानता हूँ कि मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ़ दी है, बहुत दर्द दिया। तुम्हें पता है कि हमारी ज़िंदगी के 2 मराइल होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा। हम हमेशा दोनों से गुजरते हैं। ना तो वह बुरा वक्त हमेशा साथ रहता है, ना ही खुशी हमेशा रहती है। बुरा वक्त गुजर ही जाता है, जिसे एक सियाह बादल किसी चांदनी रात में चांद को अपने हिसार में लेकर छुपा लेता है। लेकिन वो कभी भी इस चांदनी रात से इसका चांद नहीं छीन सकता। जैसे आता है वैसा ही चला जाता है। अबरीश, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें ज़िंदगी भर खुश रखूँगा, क्योंकि जब से तुम मेरी ज़िंदगी में आई हो जीने की वजह मिल गई है। अबरीश, क्या तुम मेरी ज़िंदगी में शामिल होकर मुझे मुकम्मल करोगी? अपने हाथ को इसकी ठोड़ी पर रखे उसको खुद को देखने पर मजबूर किया। बोलो, क्या तुम मुझे एक मौका दोगी? लेकिन वो जो कब से खामोश थी, उसकी मोहब्बत भरे लफ्ज़ों को महसूस कर रही थी। कुछ कहने के लिए लब खोले ही जब शामिर ने इसके लबों पर अपनी शहादत की उंगली रख से रोका। मुझे मालूम है कि तुम क्या सवाल लिए बैठी हो, इजाज़त दो तो जवाब दूँ। क्या तुम मनाल को लेकर परेशान हो? ये बात परेशान कर रही है ना कि आइंदा ज़िंदगी में वो मेरी शरीक हमसफ़र होगी? बताओ, क्या यही बात है ना? सवालिया नज़रों से उसे देखा। अबरीश, मनाल मेरी कज़न नहीं है, ना ही मेरे या इसके बीच में ऐसा कुछ है। वो जो इसने तुम्हें बताया है वो लोगों को बताती फिरती है। जब मेरी माँ हमें छोड़कर गई तो मैं सिर्फ 5 साल का था। इस वक्त एक बच्चे को सबसे ज़्यादा माँ व बाप की ज़रूरत होती है। लेकिन हमारी ब्रोकन फैमिली ने सब कुछ बिखेर दिया। लेकिन तब मुझे मेरी बहन को जिसने माँ बनकर संभाला, वो मनाल नूर की ही माँ थी। रक्षंदा बी ने बहुत मोहब्बत दी, हमारे घर पर काम करती, हमें संभालती। लेकिन फिर एक दिन मनाल के बाबा की रोड एक्सीडेंट में वफात हो गई। मनाल तब सिर्फ 4 साल की बच्ची थी। तब मेरे डैड ने मनाल के सर पर शपथ भरा हाथ रखा, इन्हें अपनी बहन का दर्जा दिया, हर ख्वाहिश को पूरी किया। कभी मनाल और रिहा में फ़र्क नहीं किया। यही वजह है कि मनाल डैड को मामू जान कहती है। ये नहीं कि इसे हकीकत मालूम नहीं, वो सब जानती है, और बेशक वो मेरे लिए भी अजीज़ थी। लेकिन जब से मैंने खुद के लिए इसके जज्बात और ऐसी ख्वाहिश देखी तो मैंने इसे बहुत समझाया। लेकिन वो ढीठ किस्म की लड़की जिसे कोई बात ही नहीं समझ आई थी, वो मुझे तेज दिलाती। मैंने कभी उसके लिए महसूस ही नहीं किया जो मैं तुम्हारे लिए किया। तो वो इतना सब कुछ सुनकर सांस लेना ही भूल गई थी। अबरीश, बोलो, क्या तुम मेरा साथ दोगी? क्या तुम मेरी अधूरी ज़िंदगी में शामिल होकर इसे मुकम्मल करोगी, या फिर अभी भी कोई सवाल या उलझन बाकी है? अब की बार शौक से अंदाज में करीब हुआ कि इसकी सांसों की तपिश अपने चेहरे पर महसूस होने लगी। हट पट से उसके सीने पर हाथ रखे दूर कर गई। भाई, निकाह, और वो भी कल, ये कैसे मुमकिन है? इतनी तैयारियां करने वाले हैं वो
इतनी तैयारियां करने वाली होती, सब कैसे होगा? नेहा परेशान सी कैफियत में अपनी बात कहने लगी, जबकि दनियाल और हसन साहब मुस्कुराहट दबाए उनकी बात बगौर सुनने लगे। भाभी क्यों परेशान हो रही है? कौन सी तैयारियां, कौन सी परेशानी की बात? नहीं, कल सादगी से निकाह पढ़वा देंगे, बाकी रसूमात इंशाअल्लाह शाहवीर की वापसी पर। नेहा बेगम इन दोनों को परसुकून देखते मुस्कुरा गई थी। जी ठीक है, जैसे आपको सही लगे। रिहा बेटा चलो जल्दी से मुंह मीठा करवाओ। जी डैड, खुशी से जगमगाती पास पड़ी मिठाई की प्लेट में से सबका मुंह मीठा करवाया। डैड, मैं भाई को भी गुड न्यूज़ सुना कर आती हूँ। री रुको, हसन साहब आवाज़ देते रह गए थे। मैं अभी पढ़ना चाहती हूँ, अबरीश ने डरते डरते अगली बात कही। तो पढ़ो, मैंने कब मना किया है? वैसे भी आज थोड़ी ना शादी हो रही है, जितना पढ़ना है पढ़ो। वैसे भी मैं तो 2 दिन में बाद जा रहा हूँ। अबरीश, तुमने जवाब नहीं दिया। क्या यार, ये तुम मुझसे क्या बिना डरे बात नहीं कर सकती? शाह ने आगे होते उसे बगौर देखा। यही कि तुम मेरी जिंदगी में शामिल होगी, क्या तुम्हें मेरा साथ कबूल है? वो शर्माने के अंदाज में सर झुका गई, जबकि दिल हर तरह से धड़क रहा था जैसे अभी बाहर आ जाएगा। अबरीश की ऐसी हालत देखकर मीर मजीद झुका इसके कंधों पर बिखरे बालों की खुशबू को महसूस करने लगा। खुलती जुल्फों ने सिखाई मौसमों को शायरी, झुकती आंखों ने बताया माशिकी क्या चीज़ है। वह बहके बहके से अंदाज में चेहरे को हरकत देने लगा कि इसे अपने कदमों पर खड़ा रहना मुश्किल लगा। मैं दूर रहिए। इसकी मंदी मंदी आवाज़ मीर की समाज से मुश्किल टकराई। वह एकदम से सीधा होते बगौर उसे देखा, जिसके चेहरे पर हया शर्म जैसे रंगों ने जगह ली। शामिर फिर करीब हुआ और अपने हाथों के प्याले में इसका लाल भरा चेहरा थाम गया। माई लिटिल डॉ, you are so beautiful. You will never know just how beautiful you are to me. You have the most beautiful pair of the eyes I have ever seen in my entire life. Your lips. इससे पहले कि मजीद कुछ कहता, रिहा ने अपने होने का एहसास दिलाया। अबरीश एकदम से पीछे होती शर्म से सर झुका गई। दिल चाहा जमीन फटे और इसमें जा समाए, जबकि शाह ने रिहा को एक खफीफ भरी नज़र से देखा। हाँ हाँ भाई, ऐसे तो मत देखिए, कुछ नहीं देखा, बस वो जब आप मजीद कोई गुस्ताखी करने लगे तो रुका था। एक जोरदार कहकहा लगाती अबरीश को शर्म से चूर चूर कर गई। भाई अच्छा ना, गुस्सा ख़त्म करें। ये ले, मिठाई खा रहे, मुँह मीठा करें। एक गुलाब जामुन पकड़े पूरा मुंह में डाल गई थी, जबकि शाहमीर बमुश्किल अंदर करता रह गया। एक मुस्कुराती नज़र शाह पर डाली, अबरीश की तरफ बढ़ी। अरे भाभी, आप पछताइए, कुछ ना हो जब चिड़िया चुग गई खेत। रिहा के शौक से अंदाज पर अब की बार शाहमीर का फलक शफकाफ कह कहा गुंजा था। ले मेरी होने वाली भाभी, ये ले, आप भी मुंह मीठा करें, कल आप दोनों का निकाह है। जहाँ रिहा ने ये बात की वहीं अबरीश के छक्के छूटे। निकाह कल? जी भाभी साहिबा कल। एक कहा तेल लगाती उसके रुखसार खिंच गई, जबकि मीर को लगा कि शायद वो इतनी खुशी बर्दाश्त ही नहीं कर सकेगा। भाई चलिए ना, अबरीश के साथ खड़े हो, मैं आपकी एक तस्वीर लूं। रिहा, पिकअप द कॉल, पिकअप। पता नहीं कहाँ रह गई ये लड़की, शाम से कॉल कर रहा हूँ, पता नहीं कहाँ गायब है। काशान कब से री को कॉल कर रहा था और मैसेज कर रहा था, लेकिन कोई जवाब नहीं। जवाब देती भी कैसे? घर पर इतनी बड़ी खुशी जो थी। डैड, घर में भाई की ज़िंदगी का इतना बड़ा दिन है, बी जान को तो खबर ही नहीं है कि रिहा जो अपने रूम में जाने वाली थी, किसी ख्याल के तहत हसन साहब को याद करवाने लगी। मेरी जान, मेरी गुड़िया, जाओ तुम आराम करो, मैं इन्हें इत्तला देता हूँ। वैसे भी आपकी बी जान को कैसे भूल सकते हैं, वह हमारी फैमिली का ही हिस्सा है। रिहा हसन साहब के साथ लगती अपने रूम की तरफ रवाना हुई। दनियाल साहब लोग जो अभी कुछ देर पहले ही घर लौटे थे, अब रूम में बैठे कुछ परेशान से थे। जब नेहा ने मुखातिब किया, क्या बात है, किसी बात को लेकर कुछ परेशान से लग रहे हैं, जब से वापस आए हैं? क्या बात है? नेहा ने पास बैठते पूछा। कुछ नहीं, बस सोच रहा हूँ कि सब इतनी जल्दी कैसे हुआ, कुछ समझ ही नहीं आया। सुबह तक हम वहम व गुमान में भी नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। तो क्यों आप खुश नहीं हैं? नेहा बेगम ने शानों पर हाथ रख के पूछा। नहीं, मैं बहुत बहुत खुश हूँ, बहुत उदास हूँ ये सोचकर कि शगुफ्ता बहन को जब ये सब मालूम होगा तो क्या होगा। कह तो आप सही रहे, लेकिन आप क्या कर सकते हैं। चलिए अब आप आराम करें, सुबह वैसे भी बहुत से काम करने हैं। दनियाल साहब मुस्कुराते हुए अपनी साइड का लैंप ऑफ कर गए। आपको ये नॉवल कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप सब्सक्राइब करोगे तो ही मेरी न्यू नॉवल की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी।